से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक अच्छा शुक्रवार इसे कहेंगे और रिजर्व बैंक की पॉलिसी के दिन मार्केट में अच्छी रौनक। क्या हो आपकी रणनीति, इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। रिजर्व बैंक ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार, लेकिन आगे महंगाई रिस्क को लेकर किया सजग। तेजी से बढ़ रहे पर्सनल लोन को लेकर बैंक्स और एनबीएफसीज को सतर्क रहने की दी सलाह। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से बाजार में खरीदारी का मूड कायम। निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर 19,650 के नजदीक पहुंचा। रियल्टी, ऑटो और बैंकिंग शेयर में अच्छी खरीदारी। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक, लेकर कंपनियों को जीएसटी से राहत संभव। मोलासेस पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% करने का हो सकता है फैसला, लेकिन कंपनियों को लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉर्पोरेट गारंटी पर लग सकता है जीएसटी। टिकट के दाम बढ़ाने के बाद इंडिगो का शेयर करीब 2% दौड़ा। स्पाइस जेट ने भी पकड़ी रफ्तार। बढ़ते एटीएफ कीमतों के चलते इंडिगो ने टिकट के दाम लगभग 1,000 रुपए तक बढ़ाए। एनबीएफसी शेयरों में अच्छी रौनक। 8,800 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिलने के बाद बजाज फाइनेंस करीब 2% उछला। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एल&टी फाइनेंस जैसे शेयरों में भी खरीदारी का ट्रेंड। और मजबूत Q2 अपडेट से 10% चढ़ा कल्याण ज्वेलर्स। दूसरी तिमाही में आए करीब 27% बढ़ने का अनुमान। थंगामा ज्वेलरीज, टाइटन और सेंको में भी करीब 2 से 3% तक का उछाल। गुड आफ्टरनून। चलिए बात करेंगे अगले 1.5 घंटे में मार्केट्स और स्टॉक्स की, लेकिन इस समय एक बेसिक टेक्सचर पर नज़र डालते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डे आज मार्केट के लिए, और एक जो अच्छी चीज़ ये रही कि आज मार्केट में लार्ज कैप्स में लीडरशिप है और निफ्टी उसको लीड कर रहा है। आज निफ्टी की लीडरशिप में आज लार्ज कैप्स में एक अच्छा मूव। हालांकि मिड कैप्स में भी बाउंस बैक आया है, लेकिन मिड कैप्स में उतनी जो मतलब गिरावट आई थी उस लेवल का बाउंस बैक नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक अच्छा बाउंस बैक माना जाएगा। एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी स्ट्रांग है। और आज की रैली का मेन कारण जो है, वैसे तो खैर ग्लोबल फैक्टर्स भी रहे हैं, लेकिन एक मेन कारण ये है कि ना आरबीआई पॉलिसी ने कोई शॉक दिया, ना आपको कोई सरप्राइज़ दिया। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट वैसा ही, कोई अलग से गूगली नहीं थी मार्केट के लिए। और मार्केट तैयार था जिस चीज़ के लिए कि एक हॉकिश पॉज आएगा, वो आ गया। मार्केट ठीक है, समझता था इस चीज़ को, और मार्केट ने कहा कि चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एनबीएफसीज। बजाज फाइनेंस की अगुवाई में आज एक अच्छी रैली एनबीएफसीज में आपको दिखाई देगी। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और इस बात की भी खुशी है कि एग्जैक्टली 2 बजे आप और मैं जब मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लीजिए आपकी स्क्रीन पर 20 डे में पार हो गया। अनुज, सुबह बात यही हुई थी हमारी कि हमें बड़ा कॉशियसली और आई थिंक सतर्कता पूर्वक इस इंडेक्स को 20 डे को अप्रोच करना पड़ेगा। अब 2 चीजें हुई, क्रूड का रिट्रेसमेंट और पॉलिसी में कोई शॉकर नहीं। अब हम 20 डे को अप्रोच कर रहे हैं। निफ्टी पे अप्रोच क्या रहेगी? अगर इस जोन को बाइसेक्ट कर गया तो पॉसिबली क्या नेक्स्ट वीक हमारे लिए अच्छा हो सकता है इंडिसेस पर अप्रोच? वीरू गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, देखिए वीरू, मैं जो एक हमने सुबह भी एक अप्रोच रखी थी कि 20 डे के पास एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हाँ, ऑब्वियसली उसका मतलब ये है कि आपको लास्ट के 25-30 पॉइंट नहीं मिले होंगे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी हम एक रेजिस्टेंस जोन में है। 19,675 पर एक रेजिस्टेंस है और ये ऑप्शंस के हिसाब से, और 19,750 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन एक चीज़ जो मार्केट ने अब क्लियर कर दी कि अगर अब आप फ्रेश तेज़ी कर रहे हैं तो अब आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो बढ़ गया है। अब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़कर आ गया 19,589 आज का लो। तो इसमें अप्रोच एक ये हो सकती है कि या तो अब आप वेट कर लें इस 20 डे के डिसाइसिवली ब्रेक होने का, क्योंकि मार्केट संकेत तो दे रहा है मुझे कि एक फ्रेश एक्सपेंशन की शुरुआत हुई है। यहाँ पर मार्केट ने बॉटम लगाया, चाहे किसी भी वजह से लगाओ, क्रूड के गिरने की वजह से लगा, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से लगा, कैसे भी लगा, मार्केट ने बॉटम लगाया एक। मार्केट ने अपना सितंबर का लो नहीं तोड़ा, मार्केट ने उसको डिफेंड किया, और अब मार्केट 20 डे को टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर नहीं अटके, हम इसके ऊपर क्लोज हो गए, और अगर मंडे को भी फॉलो थ्रू मिल जाएगा, तो वीरो फिर सीधा 20,000 तक की चाल शुरू होगी मार्केट में। तो इसके लिए अप्रोच एक ये भी है कि थोड़ा ऑब्जर्व करें यहाँ पर टिक रहे हैं क्या, वरना फिर आज के लो के हिसाब से एक लॉन्ग ट्रेड ले लें 19,589 के हिसाब से, और अगर नहीं रुके यहाँ पर तो मेरे ख्याल से बड़ा मूव आएगा।
बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी ने अभी भी अपना वो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसको ही नहीं क्रॉस किया, और बैंक निफ्टी में तो 20 डेमा यहाँ से और 200-300 पॉइंट दूर है जहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं वहां पर भी। लेकिन बैंक निफ्टी पॉलिसी के बाद भी कोलैप्स नहीं हुआ, और अब इनफैक्ट हम वापस एक बार इंट्राडे हाई पर जा रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस जोन है 44,400 टू 44,600 के आसपास, और उसके थोड़ा ऊपर ही आपका 20 डेमा प्लेस्ड है। मैं अभी भी कहूंगा कि निफ्टी पर थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी बीच बीच में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एक आध बार दिक्कत कर देते हैं आपके लिए, लेकिन निफ्टी में थोड़े से एक टेक्सचर जो है ज्यादा बन रहे हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, हमने 3 दिन पहले एचडीएफसी बैंक की बात की थी कि एचडीएफसी बैंक का अपडेट अच्छा था, लेकिन मार्केट ने स्लोली पचाया उसको। उस दिन रैली हुई, अगले दिन रैली हुई, आज फिर रैली हुई, क्योंकि इतना डर गया था ना मार्केट उससे। पिछले हफ्ते जो एचडीएफसी बैंक में इतनी अग्रेसिव सेलिंग हुई थी उसको लेकर, इसके लिए अभी भी बैंक निफ्टी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का जितना निफ्टी में है। हो सकता है इसकी वजह से अगले हफ्ते अगर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू करे तो उसको बैंक निफ्टी लीड करे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अभी के लिए कॉन्फिडेंस निफ्टी में ज्यादा है, क्योंकि हम उस 20 डेमा को ऑलमोस्ट क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक किया नहीं है कन्विंसिंगली, लेकिन देखते हैं फिर शायद कर लें। एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग बीरू? बिल्कुल अनुज, कुछ स्टॉक्स जो कि क्रिटिकल लग रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं आज। B2 ऑलरेडी लीड ले चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिकल जंक्चर पे जो है उसमें से L&T फाइनेंस देखिए 4% स्टॉक ऊपर है, बट इस 4% के ऊपर की भी ऊपर की एक कहानी है। वो क्या? ये स्टॉक आपके स्क्रीन पर अब इस वक्त लगभग जून 2019 के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। टिपिकल फ्लैग, ह्यूज OI एडिशंस। आप जरा OI एडिशंस देखिए, 7% अनुज। बेहतरीन ऑप्शन एक्टिविटी, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। ये स्टॉक मेरे को आई थिंक ऑप्शन और फ्यूचर्स की सीट पे सबसे ज्यादा इंप्रेस कर रहा था। इट्स नॉट अ बाय कॉल, याद रखिएगा, इट्स ओनली डेटा अपडेट। तो ह्यूज डेटा यहां पर अच्छा है। उसके बाद दूसरा स्टॉक है रेट सेंसिटिव्स में DLF। देखिए हम काफी समय से स्टॉक पे बात भी कर रहे हैं, ये कोलैप्स नहीं हो रहा है। 540, 545 एक सप्लाई ट्रेजेक्टरी है इस स्टॉक की, जो कि जब अगस्त की सीरीज एक्सपायर हो रही थी, हम सितंबर में जा रहे थे, उस वक्त का एक स्विंग हाई है। बस उसको टेस्ट करता हुआ। OI एडिशंस इतने सिवियर नहीं है, बड़े नहीं है, बट स्टिल ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये दो स्टॉक L&T फाइनेंस, DLF बहुत स्ट्रॉन्ग है। NBFC स्पेस में एक बार आप AB कैपिटल को लेके आइएगा, 3% ऊपर है। मूव स्ट्रॉन्ग है, डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, बट एग्जैक्टली यही प्राइस 181 रुपए 85 पैसे अनुज इसका लास्ट ड्यू एवरेज है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको ये पार करता हुआ OI शेड हो रहा है, यानी शॉर्ट कवरिंग। यानी पिछले कुछ सेशंस में जो कोलैप्स का फियर था उससे बाहर निकल के अब ट्रेडर्स जो है अपने शॉर्ट्स को कवर करते हुए ये। और एक स्टॉक और रखूंगा आपके सामने, बैंक्स। ऑल्दो अभी भी निफ्टी बैंक 10 डेमा को पार नहीं कर पाया है, बट RBL बैंक का डेटा 249 के स्तर पे पुल बैक फ्रॉम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डे हाई पे ट्रेड करता हुआ यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो रही है। तो अनुज ये 2-3 स्टॉक्स है जहां पर डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से डेटा अच्छा है। क्रम क्या रहेगा अनुज आज इस कार्यक्रम का? बिल्कुल वीरू, उस पर आता हूँ। उससे पहले एक बार ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं क्रम पर आता हूँ। पहले तेजी वाले शेयर्स देखते हैं, और उसमें आपको क्लियरली नोटिस होगा कि काफ़ी NBFCs हैं। बजाज फाइनेंस ने उसको लीड किया है सुबह वीरू। हमारा ये बिग स्टॉक था बजाज फाइनेंस, 3.5% ऊपर। हालांकि उससे भी ज़्यादा मूव आया बजाज फिनसर्व में। आज सुबह शो खुलते ही ये एक ट्रेड ली गई थी आपके लिए, 5% ऊपर ये स्टॉक, और बजाज फाइनेंस 3.5%। टाइटन में अच्छी तेजी, गोल्ड की प्राइस कम होने का एक फायदा, और इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी करीब 2.5% की तेजी आपको दिखाई देगी। उसके अलावा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, ग्रैन्यूल्स, MCX और आदित्य बिरला कैपिटल, तो काफ़ी NBFC या फाइनेंस वाले शेयर्स दिखाई देंगे आपको। नीचे क्या है, ज़्यादा नहीं, लेकिन क्रूड नीचे आया तो ONGC, इंडस टावर, डालमिया भारत और एस्कॉर्ट्स कुबोटा कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको हल्की सी मंदी दिखाई देगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ पैनल में कौन कौन जुड़ने वाला है। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के थ्रू आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ आज होंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, श्रीकांत चौहान, कविता जैन और समीत चौहान। 2:15 पर बढ़ते पर्सनल लोन पर खास आंकड़े लेकर आएंगे सुमित मेहरोत्रा। 2:30 बजे आशीष बताएंगे IT सेक्टर को लेकर JP मॉर्गन का क्या नज़रिया है। 2:35 पर आलोक प्रियदर्शी बताएंगे कि GST काउंसिल की मीटिंग का एजेंडा क्या है। 2:40 पर होगा 4 का चौका, जिसमें हम सस्ता ऑप्शन लेंगे राजेश सतपुते से। श्रीकांत चौहान से आज लेंगे FNO सुपरस्टार।
मानस जायसवाल देंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा लेंगे राजेश अग्रवाल से। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी। 3 बजे यतिन से लेंगे डीलिंग रूम चेक और उसके बाद फिर BTST और STBT कॉल। शुरुआत करते हैं फिर। गावा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून। इस समय मोमेंटम है और मोमेंटम है टाइटन में। ट्रेड करा है 3299, बस जो ऑल टाइम हाई है 3251 है, 3351 लगता है उसको पार कर ही लेगा। आज ये तो कल ये तो कर ही लेगा और 3500 की तरफ जा रहा है। लेकिन मेरा टारगेट है 3400 का टारगेट है मेरा। स्टॉप होगा 3275 का। यस, टाइटन हो गई गावा सर की पिक, तो ये इस समय की पहली कॉल। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपके पिक? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बजाज फाइनेंस में खरीदारी करनी है अभी भी। ऑलरेडी 3.5% ऊपर स्टॉक, लेकिन ध्यान रखिए ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। तो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ से भी करीब 300-400 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो यहीं पर खरीदारी करनी है। 7999 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 8350 के टारगेट सेट करने हैं बजाज फाइनेंस में। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 8200 वाला कॉल ऑप्शन, 8200 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 168 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 124 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 250 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग मूव बजाज फाइनेंस में, याद रखिएगा आज ये बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में, और इनफैक्ट काफी डिस्कशन हुआ था इस पे। कुछ देर में अभी अनुज में डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। अब इन स्टॉक्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे देखना चाहिए। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नज़र है कैनफिन होम फाइनेंस पे। अकॉर्डिंग टू माय चार्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा। ये कंसोलिडेशन दैट सीम्स ओवर टू मी, और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, बड़े टारगेट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा अर्ली है, लेकिन कॉन्फिडेंस है। 773 पे कैनफिन होम फाइनेंस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस रखे 763 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस। 800 का इसका पहला पड़ा होगा। अगर मैं सही हूं तो पोजिशनली 850 का टारगेट आएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे कैनफिन होम फाइनेंस एट दिस लेवल बढ़िया लगता है। ओके, कैनफिन होम्स आपका एक लॉन्ग ट्रेड है। तो एनबीएफसी क्रमबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम में बार बार अपीयर होती हुई, और एनबीएफसी में स्ट्रॉन्ग मूव है। हमारे साथ कविता जैन मौजूद हैं इस पर। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड क्या होगा, क्या क्लोजिंग में चेज करना चाहेंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रियलिटी में काफी अच्छे मूव हैं और मुझे लगता है वहाँ गोदरेज प्रॉपर्टी पर बहुत अच्छे प्राइस पैटर्न्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं ऑन वीकली और डेली चार्ट। एज ऑफ नाउ 1647 के लेवल्स पर है। लिटिल पोजिशनल नजरिया रखना चाहिए। मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट्स, जिसका इमीडिएट हाई है उस तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा एक काउंटर, दैट इज 1700 1720 के लेवल्स की तरफ ऑन पोजिशनल बेसिस। और 1 या 2 दिन का नजरिया रख रहे हैं तो 1680 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अंटिल काउंटर 1625 के ऊपर अभी मेंटेन है। मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी में एक बाय ट्रेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक बाय ट्रेड रहेगा कविता जी की तरफ से। चलिए राजेश अग्रवाल को भी जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। फंडामेंटली आपका स्टॉक आइडिया क्या होगा आज का? गुड आफ्टरनून जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। फंडामेंटल स्टॉक पिक तो मुझसे पहले मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा आपका। किसी कारण से स्क्रीन पे अरिहंत कैपिटल दिखाया जा रहा है। मेरी कंपनी का नाम ओम कैपिटल है। सॉरी, उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक कर लेते हैं उसको। हुई है। हाँ राजेश जी, थोड़ी गलती हो गई, उसको ठीक कर लेते हैं। नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। एनीवेज, जहां तक स्टॉक पिक की बात है, मैं बजाज फिनसर्व के साथ जाना चाहूंगा। एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसकी अगर आप देखो तो न केवल खुद की लैंडिंग में बल्कि पैन इंडिया प्रेजेंस है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में भी। और सबसे बड़ी बात है कि 52.65% बजाज फाइनेंस पे होल्ड कर रही है, जिसके अगर दूसरी तिमाही के जो आंकड़े आए अपडेट्स वो बहुत शानदार आए थे, तो मुझे लगता है वहां से एक अच्छी बढ़त होगी। दूसरे 74% के आसपास ये दोनों इंश्योरेंस वेंचर जनरल और लाइफ में होल्ड करती है। एएमसी का लाइसेंस इन्हें मिल गया है और थोड़ा बहुत बिजनेस इन्होंने चालू भी कर लिया है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी देख लीजिए, चाहे एनएम देख लीजिए, सब में ये बहुत उम्दा बैठती है। हमारे हिसाब से 1800 रुपए का टारगेट आने वाले 1 क्वार्टर में हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हम इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। अनुज, मैं आपसे 2 बातें पूछूंगा यहाँ पर। एक तो आज सुबह बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में और बार बार स्पॉटलाइट में इनका जिक्र भी किया गया है,
अच्छा अनुज, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा आपको आज से साल भर 6 महीना 8 महीना अवधि पहले जब जियो फाइनेंशियल्स की बात हो रही थी, उस वक्त बाजार में एक डर था इसको लेकर, लेकिन ये ऑल टाइम हाई क्या एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन देता है? क्या बाजार उन तमाम दिक्कतों से बाहर निकल के अब इसकी स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहा है और ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना, ये क्या मैसेज है इस वक्त? वीरू, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने वो टाइम याद रखा और आपको वो टाइम उसमें ये भी याद होगा जब उस समय करेक्शन चल रही थी तो मेरा एक व्यू था कि इवन दो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये, मैं फिर भी कहूँगा कि बजाज फाइनेंस का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। और ये एक मेरा व्यू तब भी था कि बजाज फाइनेंस में हर साल एक करेक्शन आती है 20-25% की, रीज़न कुछ भी होता है, क्लॉकवाइज आप देखिए हर साल करेक्शन आती है, कोई ना कोई रीज़न। कोविड के टाइम पे 40% गिर गया था, ठीक है ना, पिछले साल भी एक करेक्शन आई थी और 2021 में भी एक करेक्शन आई थी। तो ये हर साल आती है बजाज फाइनेंस में एक करेक्शन, और हर साल उसके बाद बजाज फाइनेंस एक नया हाई बनाता है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। और अभी देखिए बजाज फाइनेंस कर क्या रहा है। बजाज फाइनेंस यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए रेस कर रहा है, 10,000 करोड़। अच्छा, कोई भी एनबीएफसी के लिए कैपिटल जो होता है वो फॉर्डर होता है बेसिकली, उसके बाद उसको वो रॉ मटेरियल है उसका, वो उसके बाद उसको लेवरेज करती है। आपने 10,000 करोड़ अगर रेस किया है तो उसके बाद आप उसका 6 टाइम्स तक लेवरेज ले सकते हैं, वो जब आप उसको लैंड करने जाते हैं। और उसमें फिर एनबीएफसी, सोचिए आप बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी जो मार्जिन बनाती है, यही रीज़न है कि इसकी जो बुक वैल्यू बढ़ी और लोगों ने इसको इतने पॉजिटिव व्यू दिए। अच्छा, आपको याद होगा बजाज फाइनेंस हमने कल भी सोचा था कि चलेगा, कल नहीं चला क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई लॉन्ग हो गया था यहाँ पर। कल सब थक गए, कल स्टॉक डे लो पर बंद हुआ, आज चला ये स्टॉक। ये मार्केट में एक और चीज़ होती है कि जब कोई अच्छी खबर आती है ना, जैसे कल अच्छी खबर आई थी, सारे अपडेट्स अच्छे थे, लेकिन ऑलरेडी अगर लॉन्ग बने हुए हैं तो मार्केट फिर वो स्टॉक उस दिन नहीं चलता। लेकिन अगर खबर अच्छी है तो देर सवेर चलेगा, और बजाज फाइनेंस के साथ तो ये हर बार रूल है। अच्छा, आप क्या है, अब लोग कहेंगे काश मैंने ले लिया होता, वो जब वो 3 महीने पहले वो जो करेक्शन आई थी, ये हर बार होता है कि काश मैंने ले लिया होता। इस काश का आंसर मैं आपको दे देता हूँ, अगले साल फिर आपको बजाज फाइनेंस एक 20% की करेक्शन देगा, कारण जो मर्जी आए, कहीं से भी कारण आएगा, लेकिन आएगा कारण। अगली बार जब वो कारण आए ना, उसके बाद फिर वो काश का स्कोप ना रहे ना, इसके लिए अगली बार जिगरा करके ले लीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछेगा ऑब्वियसली, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में ऐसे ही होता है। आपको जब भाव खराब होता है ना, तभी लेना होता है। अच्छे भाव पे तो उसके बाद तो मोमेंटम है, चल रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। अब आपने यहाँ ले लिया, हो सकता है एक बार के लिए 7800 भी आ जाए, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैसेज यही है मार्केट का कि जब खराब टाइम चल रहा हो तब अच्छे शेयर उठाएं। जैम, इसने पुराने एचडीएफसी की याद दिला दिया अनुजा, है ना, पुराने एचडीएफसी की, ऑल दो अभी भी एचडीएफसी बैंक में वो सम्मिलित है, लेकिन हाँ, पुराने एचडीएफसी की याद दिला दी इसने। अच्छा, मीनवाइल कॉल्स पूरी हो गई, हमने बिग स्टॉक्स पे एक व्यू ले लिया। कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि इस वक्त बहुत स्ट्रांगली अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेजेक्टरी को पार कर रहे हैं। एक बार डीएलएफ लेके आइए स्क्रीन पे, मानस इट्स 540 to 55। अभी मैं जिक्र कर ही रहा था इस स्टॉक का, जरा एक बार आप टिक बाय टिक चार्ट देखिए, क्या गजब का स्विंग। और अब 542.50 एट द मनी कॉल पे और फ्यूचर्स पे आपका टेक। तो देखिए पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जब करेक्शन देखने को मिला तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया, और करीब 7-8 दिन ऐसे दिन थे जब ये 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन आज का मूव को देख के लग रहा है कि ये देखिए ये एक ब्रेकआउट मूव है, और इसके बाद आपको करीब 30 से 40 रुपए का मूव आपको बिल्कुल डीएलएफ में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के थ्रू ही इस ट्रेड को लेना चाहिए, एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। काफी बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे एक्सपायरी में, अगर हम 26 अक्टूबर की बात करें तो 540 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए, 9 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, और इस ऑप्शन में कम से कम 30 रुपए के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। वीरू, जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, तब आपको 6 तारीख को भी लगता है कि 26 तारीख में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, और जो सैलरी वाले होते हैं वो उनको लगता है कि यार 26 तारीख कब आएगी। सही कह रहा हूँ ना मैं? सही में, सही में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी भी ईएमआई डेबिट होनी होती है ना, जो सारे खर्चे होते हैं वो 10 तारीख 6-7 तक अमूमन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो गले की प्यास होती है ना, वो बहुत बढ़ने लगती है, आप यकीन मानिए। बिल्कुल। देखिए, मैं ये जो मैंने बात कही थी ना, बिल्कुल वीरू ने एकदम सही कहा, मैंने ये इस कॉन्टेक्स्ट में कही थी। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कही थी कि हमको महीने खत्म होने का इंतजार होता है, हमकी ये इसलिए कही थी क्योंकि सैलरी आनी होती है, और वो सैलरी से फिर घर चलता है इसके लिए।
और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए तो रोज सैलरी है। हालांकि स्ट्रगल भी होती है एंटरप्रेन्योर की उसी हिसाब से, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ एक कंफर्ट होता है कि चलिए महीने की आखिरी दिन हमें पता है कि एक इतनी सैलरी आएगी। अब एंटरप्रेन्योर को वो नहीं पता होता कि किसी बार आएगी, किसी बार नहीं आएगी, किसी बार बहुत ज़्यादा आएगी, किसी बार कम आएगी, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं एंटरप्रेन्योर के साथ। खैर बहरहाल थोड़ा मार्केट पर नजर डालते हैं। डीएलएफ में अच्छे मूव्स आ रहे हैं और उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अच्छे मूव हैं, आरईसी पीएफसी यहाँ पर अच्छे मूव हैं। और अगेन देखिए मार्केट में आज दो स्टॉक्स जो चले, जो कल नहीं चले थे, जो कल चलने चाहिए थे अच्छी खबर के बाद नहीं चले, आज चल रहे हैं। आरबीएल बैंक और बंधन बैंक, दोनों के अपडेट्स अच्छे थे लेकिन दोनों स्टॉक्स कल नहीं चले। तो आरबीएल बैंक इस समय डे हाई पर और बंधन बैंक भी डे हाई पर। राजेश जी, दो में से अगर किसी एक को बैक करना हो तो कौन सा चुनेंगे, आरबीएल या बंधन? देखिए दोनों प्राय सेम लेवल्स पे हैं। मैंने सेम लेवल्स में भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कामकाज के लिहाज से बात कर रहा हूँ। बट बंधन के साथ दिक्कत ये है कि उनकी जो माइक्रो फाइनेंसिंग की जो बिजनेस आसाम वगैरह में है, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां से दिक्कतें थोड़ी बनी रहती हैं और इस वक्त भी बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आरबीएल के साथ जाना बेहतर होगा। अपडेट्स कल बहुत अच्छे आए, जो इस बार दूसरी तिमाही के आए हैं। एनआईएम्स वगैरह में बढ़त देखी गई, एसेट क्वालिटी थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आया, और मुझे लगता है कि जो रिकवरीज है वहां पे इनका थोड़ा जोर रहेगा। और आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर मौजूदा स्तर से 15-20% की अपमूव दे दे, तो इन दोनों में कोई एक को चुनना हो तो मैं आरबीएल के साथ जाऊंगा। आरबीएल का डेटा बहुत अच्छा भी है, और मैं इसके ऑप्शन सेट्स देख रहा था यहाँ पे इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले। सेटअप बहुत अच्छा है इसका। और एक चीज इसके चार्ट के थ्रू अगर आप देखें, ये पूरे एफर्ट्स करता हुआ अब दिसंबर 2019 के बाद की अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेजेक्टरी को पार करने का। कविता जी, आपका आरबीएल पे टेक क्या है, थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, अक्टूबर के पर्सपेक्टिव से? इट्स हार्डली आई थिंक 6 अक्टूबर टुडे, अभी हमारे पास पूरी सीरीज पड़ी हुई है। आप क्या व्यू लेके चल रहे हैं आरबीएल पे? अगर आप ऑप्शंस देखें तो 250 पर इस पे कॉल राइटिंग है। वंस ये जोन क्रॉस होता है तो यहाँ एक अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। एज ऑफ नाउ अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ही काउंटर निकल चुका है। टेक्निकल रेजिस्टेंस 255 256 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है 250-255 का एक ये सप्लाई जोन है। वंस ये इसे क्रॉस करता है तो ऊपर में 280 290 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। आरबीएल देखिए, अभी तक इस कार्यक्रम में B2 पे बहुत डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ, आरबीएल पे और डीएलएफ पे डिस्कशन हुआ। एक बार ग्रेनुअल्स लेके आई, आज सुबह अनुज ने ग्रेनुअल्स मार्क किया था और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है। इसको आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट 370 से ट्रेड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इस पर। प्रकाश सर, ग्रेनुअल्स आज सुबह मेरे ख्याल से ये आपकी कॉल थी। अब ये जनवरी 2021 से लेके अब तक की वो पूरी सप्लाई ट्रेजेक्टरी जो है उसको बाइसेक्ट करने के फिराक में है, कोशिश कर रहा है। आपका व्यू सर ग्रेनुअल्स पे क्या है इस वक्त? अपू ऑन है, ट्रेड कर रहा है 362, मेरे ख्याल से 375 की तरफ जा रहा है। सेफ बेट है, 355 का स्टॉप लगाना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है। तो मेरे ख्याल से अपू ऑन है, ग्रेनुअल्स में थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन मोमेंटम तो है, वो मोमेंटम भी ले जाएगा 375 पर। वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर थोड़ा रुकेगा, फिर एक अपमूव मिलेगा जो कि न्यू हाई बनाएगा। फिलहाल ग्रेनुअल्स अप। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, एक सेक्टर की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की। कल भी बात की थी इसकी, आज फिर कर रहे हैं क्योंकि अब रोज रिपोर्ट आएंगी इसके ऊपर और रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि 12 तारीख से अर्निंग्स सीजन का आगाज होगा आईटी में टीसीएस के द्वारा। तो 20 अप्रैल के बाद आईटी सेक्टर ने निफ्टी के मुकाबले करीब 2 गुना रिटर्न दिया है। जी हाँ, जब से आईटी की दिक्कतें शुरू हुई हैं वहाँ से एक्चुअली आईटी ने डबल रिटर्न दिया है। लेकिन इसके बावजूद जेपी मॉर्गन ने आईटी सेक्टर की अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंता जताई है। जेपी मॉर्गन की दलील है कि आईटी सेक्टर जो है वो इस समय उसका आउटलुक शायद थोड़ा ख़राब है। इस पूरी चर्चा को और इस पूरे के पूरे आउटलुक को समझने के लिए आशीष के पास चलते हैं, जिन्होंने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को खंगाला है। आशीष, बताइए क्या कह रही है ये रिपोर्ट? जी हाँ, देखिए आईटी आज भी फोकस में और इनफैक्ट पिछले कई दिनों से बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। इनफैक्ट मिड अप्रैल से 20 अप्रैल से आईटी के रिटर्न्स और उसके सामने निफ्टी के पर्सपेक्टिव में रखने के लिए निफ्टी के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे, तब से अब तक निफ्टी 11% और उसके सामने निफ्टी आईटी 21% का
आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर चुका है, 21% के रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। और अब परीक्षा की घड़ी सामने है भाई, कोई टीसीएस, कोई इंफोसिस, कोई एचसीएल टेक के नंबर्स अगले हफ्ते आने हैं और उन नंबर्स से पहले एक दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस जेपी मॉर्गन की इंटरेस्टिंग सा नोट आया है आईटी सेक्टर पे। पहले तो रीजन समझा रहे हैं। उनका कहना है कि जो आउट परफॉर्मेंस है उसके पीछे ध्यान रखें, सब इन्वेस्टर्स ने अज्यूम कर रखा है FY24 ये करंट फाइनेंशियल ईयर एक वॉश आउट है, यानी कि यहां पे तो कोई होप नहीं है और अब फोकस शिफ्ट हो गया FY25 को लेकर और वहां पर सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रिबाउंड आएगा और इसीलिए पिछले 3 महीनों से आपने आईटी में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आता हुआ देखा है। हालांकि जेपी मॉर्गन कह रहा है हम लेकिन अपना निगेटिव स्टैंस कंटिन्यू कर रहे हैं। उनका कहना है जितने भी उनकी बातचीत हुई, रीसेंट चेक्स हुए, कोई मीनिंगफुल सुधार डिमांड एनवायरनमेंट में देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट उनका कहना है पिछले क्वार्टर में इस समय और इस बार में पिछले क्वार्टर ज्यादा पॉजिटिव रुझान नजर आ रहे थे, जो इस बार उतना पॉजिटिवनेस नजर नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कुछ ग्रीन शूट जरूर कुछ वर्टिकल्स में आए होंगे, पर लार्जली जो डिसीजन मेकिंग होती है या डील्स का रैंप अप होता है वो अभी भी ठंडा है, स्लगिश है, कमजोर है। उन्होंने इस क्वार्टर के नंबर्स की बात नहीं, क्योंकि अब सब FY25 पे फोकस शिफ्ट है, तो उसकी बात करिए। वो कह रहे हैं जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है उतना बुलिशनेस होगी नहीं शायद। लार्ज कैप्स के लिए इंडस्ट्री मान के चल रही है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। डबल डिजिट मतलब कोई 10% से लेकर कोई भी ऊपर का नंबर हो सकता है, पर वो कह रहे हैं हमारे चैनल से तो हमारे एस्टिमेट्स कहते हैं कि शायद हायर सिंगल डिजिट ग्रोथ ही लार्ज कैप्स में देखने को मिलेगी, यानी कि कोई 7, 8, 9% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे ही मिड कैप्स के लिए आउट परफॉर्मेंस वहां पे भी तगड़ा है। मिड कैप्स में वो कह रहे हैं इंडस्ट्री मान के चल रही है कि मिड टीन्स की ग्रोथ आएगी, 15, 16%, 17% शायद, लेकिन एक्चुअली में उनके कैलकुलेशंस कहते हैं लोअर टीन्स में ग्रोथ 10, 11, 12% के आसपास आएगी और शायद स्ट्रीट को डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ सकता है। तो वो बेसिकली कह रहे हैं वो ओवरऑल मार्केट्स के सामने, ब्रॉडर मार्केट्स के सामने आईटी पर ज्यादा निगेटिव है। तो हम लोग नतीजों की तैयारी कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, कॉशियस होने में कोई हर्ज है नहीं। ओके राजेश जी, आपने ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट को सुना। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप जेपी मॉर्गन के व्यू पर राजेश अग्रवाल जी आप टिप्पणी करें, बट आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को और खुद को कैसे प्रिपेयर किया है आईटी के लिए और आईटी के नंबर्स के लिए? अब आप देखिए निफ्टी आईटी में 2 चीजें हैं, ये नीचे से चल भी चुका है। आई मीन लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग से लेकर अब तक लगभग ये इंडेक्स लगभग 3, 3.5, 4 हजार पॉइंट चल चुका है। अब इस वक्त चेज करने लायक मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी में बाइफरकेट करके क्या बता सकें तो आप क्या चेज कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स जिनको आप चेज कर रहे हैं इस वक्त, और क्या अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसे आशीष जी बता रहे थे कि जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है वहाँ उन लोगों का ये मानना है कि उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी जितना कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि सही हो, लेकिन फिर बाद में ये भी देखना चाहिए कि आज निफ्टी 20,000 के लगभग पास में खड़ा है और आईटी स्टॉक्स में देखेंगे, खास करके दिग्गज आईटी स्टॉक्स में, तो अपने 52 वीक हाई से या ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो अपने आप में दिखा रहे हैं कि जो नेगेटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव चीजें हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है, बावजूद इसके कि निफ्टी आईटी ने अच्छा रनअप दिया है। अनसर्टेन ग्लोबल इन्वायरमेंट है, डिसीजन मेकिंग डिफर हो रहा है, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन जो पिछली तिमाही में भी हमने देखा है कि जो डील फ्लोस थे और जो पाइपलाइन थी वो ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत खराब भी नहीं थी। कोई बड़े लार्ज स्केल कैंसिलेशंस नहीं हुए थे, कोई बजट में बड़ा कट नहीं हुआ था, और खास करके AI, ML और क्लाउड वगैरह में जो कंपनियां काम कर रही है या वहाँ जहाँ पे वहाँ पहुंचने की कोशिश कर रही है, वहां से हमारी अच्छी उम्मीद बनी हुई है। हमने हमारे क्लाइंटों को दिग्गज कंपनियों में इंफोसिस और TCS पे ध्यान रखने को कहा है, और मिड कैप की अगर बात की जाए तो हमारे हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड में, जो कि अपने ऊपर के लेवल से, हालिया के ऊपर के लेवल से 20-22% नीचे कामकाज कर रहा है, वहां पे ध्यान रखा जा सकता है। ओके अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिए, निफ्टी में अभी जो मैं देख रहा था, एक अगर आप कैंडल स्टिक्स देखेंगे तो एक चीज़ फिर आपको समझ में आएगी कि 20 डेमा इतनी आसानी से जाने वाला है नहीं। निफ्टी ना का हाई देखिए आज का 19669,
और एग्जैक्टली वो जो हमारा रेजिस्टेंस था 19676 का, निफ्टी का जो एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से ही हम घूमे हैं। कॉल ऑप्शन देख रहा था मैं 19700 का, एक बड़ा रेड बार बनाया उस कॉल ऑप्शन में, तो ये इतनी आसानी से पार होगा नहीं। और वीकेंड है, ध्यान रखिए, तो अगले 1 घंटे में शायद थोड़ी सी और प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है मार्केट में। पॉसिबल है ये, इस समय बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्केट में थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग कहाँ नहीं आ रही है, वो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। खासतौर से फिनसर्व तो आज कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, 5.5% की मजबूती यहाँ पर बजाज फिनसर्व में। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स और देखते हैं। आज सुबह सुबह हमने चोलामंडलम भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट कल चोला हमारी स्पॉटलाइट में भी था, कल चला नहीं ये स्टॉक। कल तो खैर NBFC में थोड़ा पैनिक था। मानस, अभी ये स्टॉक क्या अपने रीसेंट स्विंग हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पॉजिटिव ये है कि ब्रेकआउट देके, मेरे ख्याल से 4 हफ्ते पहले हमने ब्रेकआउट देखा, 1190 के ऊपर का ब्रेकआउट था। उसके ऊपर लगातार पिछले 4 हफ्ते से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो गिरावट पिछले 2 दिनों में देखने को मिली वो 20 डे मूविंग एवरेज पे रुक गई, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो हायर टॉप हायर बटन का ट्रेंड है वो बिल्कुल कंटिन्यू हो सकता है। तो एक पोजीशन ट्रेड करंट लेवल्स पे भी लेने की राय रहेगी। 1180 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार शायद ये 1250 के लेवल्स को ब्रेक करके 1300 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। अगर आप 1 से 2 हफ्ते का ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1180 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1300 रुपए के टारगेट सेट करिए। चोला आपकी स्क्रीन पे 1224 पे ट्रेड करता, सुबह भी इस स्टॉक पे अच्छी खासी बात हुई थी। अच्छा, हम बार बार जब रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं ना, आप DLF को देखिए, अभी कुछ देर पहले ट्रेड लिया था, टिक बाई टिक चार्ट देखिए, जिक्र हुआ था 542 पे, फिर 43 हो गया, मानस से बात हुई, अब हो गया 544। गजब मूव यहाँ पे DLF में। और एक बार जरा आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को, गोदरेज प्रॉपर्टीज आपकी स्क्रीन पे आएगा, इसका भी चार्ट चेक ले लेते हैं। मेरे ख्याल से गोदरेज प्रॉपर्टीज, पता नहीं सुबह कविता जी ने दिया था किसने दिया था, लेकिन फ्लैग पर इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। राजेश जी, आप व्यू देंगे इस पे कोई? डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, स्विंग अच्छा है, आपका व्यू इस वक्त गोदरेज प्रॉपर्टीज पे? कोई ऑप्शन अगर आपने रीड किया हो? वीरेंद्र जी, यही ऑप्शन में देने वाला था, कोई बात नहीं, देखिए कुछ दूसरा ढूंढ लूंगा। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ पे अगर आप टेक्निकल ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है आज अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर। ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है और इसका जो इमीडिएट टारगेट बनता है वो है करीबन 1700 का। तो अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो ATM कॉल ऑप्शन 1660 का कॉल ऑप्शन, इट इज एट 44 रुपीज नाउ, इसे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीबन 32 का, और सामने इसका एक छोटा टारगेट, जो स्विंग ट्रेडिंग आपको अच्छा लगता है वो एक स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट होगा करीबन 58। तो इमीडिएट बेसिस पे 58 का टारगेट होना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के 1660 के कॉल ऑप्शन का। ओके, ये हो गया गोदरेज प्रॉपर्टी का 1660 का कॉल ऑप्शन है। अच्छे स्विंग आ रहे हैं इस वक्त रियल स्टेट में, रेट सेंसिटिव्स में, NBFCs में। समित चौहान जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए इस वक्त। समित, आपका व्यू इस वक्त क्या चीज कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे HDFC AMC हमें काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक एक स्टेडी मूव हो रहा है। आज अगर हम देखें तो उसके एक लगभग 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन से ये स्टॉक बाहर आने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि एटलीस्ट आपको 2800 प्लस के लेवल्स ये स्टॉक में दिख सकते हैं। तो 2830 के आसपास आप एक टारगेट मान के चलिए, और जो स्टॉप लॉस लेवल अभी फिलहाल होनी चाहिए वो लगभग 2682 के आसपास होनी चाहिए। तो स्टॉक पॉइज्ड है उसके रीसेंट स्विंग हाइज ब्रेक करने के लिए। आज एक अच्छा कंसोलिडेशन से इसमें ट्रैक्शन आया, और ये स्टॉक ने जो ब्रेकआउट कंफर्म किया है उसके चलते हमें लगता है कि 2830 तक के इसके लेवल्स आपको आने वाले वीक में दिख सकते हैं। HDFC AMC, इनफैक्ट जब मैं ओपनिंग कर रहा था तो मैं इस चार्ट को भी देख रहा था। HDFC AMC, इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और माफ कीजिए 2719 पे ये अब अपने मुझे याद है अच्छी तरीके से, अक्टूबर-नवंबर 2021 में इसमें क्रैक आया था, उस क्रैक ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने की तैयारी करता हुआ। बट अगेन इट्स अ डे हाई, बट स्क्रीन इस वक्त अगर किसी चीज़ की प्रेजेंस को फील कर रही है तो वो ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो B2 है, और रियल स्टेट में DLF, रियल स्टेट में आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब इनसे हटकर कुछ और स्टॉक्स पे आते हैं जिनके लिए आज एक ट्रिगर था। प्राइस हाइक इंडिगो ने लिया था और उसके बाद स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई, हालांकि उसके बाद बैकफुट पे आया, लेकिन 2540 पे
यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स एविएशंस के अगर आप देखें तो स्पाइस जेट प्लस इंडिगो अच्छा करते हुए, बट सिंस इंडिगो इट्स पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, मैं इसी पे चर्चा करूंगा। एक बार मानस इंडिगो पे अपना टेक दीजिएगा, क्या आप इस ब्रेकआउट को, इस फॉलिंग चैनल के इस आई थिंक इजेक्ट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं? आपका व्यू इस वक्त कोई 2-3 दिन के स्विंग को खेलने लायक स्टॉक है ये? देखिए, कल मैंने इसको रिकमेंड किया था 2 बजे के शो में, 2500 रुपए के टारगेट मेंशन किए थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और देखिए पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। अब अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है वीक का, तो वहां पर भी बिल्कुल क्लियर कट रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं और पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब वापस हमें बहुत ही जल्द 2700 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे ही होगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, 2460 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट अब आपको 2700-2750 के सेट करने हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शन में एक ट्रेड ले सकते हैं। तो जो 2540 का कॉल ऑप्शन है इंडिगो का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 61 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 34 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 120 रुपए 125 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में भी पॉसिबल है। ओके, एक बार औरोबिंदो फार्मा लेकर आइए जरा। औरोबिंदो फार्मा का इंट्राडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर और ये देखिए स्टॉक अब इस समय डे हाई पर करीब 2% ऊपर ये स्टॉक यहाँ पर। कविता जी, कोई अगर आपने चार्ट स्टडी किया हो औरोबिंदो फार्मा का और अगर कोई व्यू दे सके यहाँ पर तो। या सो औरो फार्मा ने रीगेन किया है अपना 10 और 20 डेज एवरेज अगर आप देखें, और एक बहुत अच्छा प्राइस डाइवर्जेंस भी इस काउंटर पर बनता हुआ दिख रहा है। वंस 897 के लेवल्स के ऊपर ये काउंटर निकलता है, पोटेंशियल अपसाइड मूव इसमें 904, 910 के लेवल्स तक आते हुए दिख सकते हैं। सो अगर किसी की पोजीशन है तो दे शुड मेंटेन स्टॉप लॉस ऑफ 885 और अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं फॉर 905, 910 के लेवल्स। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, फिर एक फॉरवर्ड लुकिंग बात करते हैं। कल होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिकर कंपनियों को राहत मिल सकती है, साथ ही मिलेट प्रोडक्ट्स पर भी दरें घटाने पर चर्चा हो सकती है। वहीं लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉर्पोरेट और बॉन्ड गारंटी पर जीएसटी लगाने का फैसला हो सकता है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए जो पहला फैसला होगा वो लीकर कंपनियों के हिसाब से होगा, क्योंकि लीकर कंपनियों को लेकर राज्य जो टैक्स वसूलते हैं और केंद्र जो टैक्स वसूलते हैं उसमें बहुत भारी कंफ्यूजन है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लिहाजा इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन यहां आ सकता है। पहली चीज ये हो सकती है कि जो मोलेसेस होते हैं जिससे कि लीकर बनता है उस पर जो जीएसटी की दर 28% है उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। ये एक बड़ी राहत है। दूसरे जो कंफ्यूजन फैला हुआ है कि ईएनए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो कि मोलासेस से बनता है और फूड ग्रेन से बनता है, तो जो ईएनए है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल उसको किस तरह से उस पर जीएसटी लगाई जाए। तो इसमें क्लैरिफिकेशन ये आ सकता है कि चूंकि अगर ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है ईएनए, तो वहां पर केंद्र सरकार इस पर जीएसटी वसूलेगी, लेकिन अगर ये ह्यूमन कंजम्पशन यानी कि शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होती है तो इस पर राज्य वसूले, क्योंकि जो अभी जो लिकर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के ही हवाले है, स्टेट ही उस पर अपने हिसाब से टैक्स वैट वगैरह लगाती है। तो ये एक मेजर क्लैरिफिकेशन लिकर कंपनियों के लिए आएगी, जिससे कि तमाम जो अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे लिटिगेशन है उससे एक तरह से राहत मिल सकेगी। दूसरा फैसला जो है मिलेट्स को लेकर है। सरकार ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, लिहाजा जो मिलेट्स के प्रोडक्ट हैं उन पर राहत मिल सकती है। लेकिन जो शर्त यह है कि एक तो मिलेट पाउडर फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा जिस प्रोडक्ट में मिलेट का इस्तेमाल हो रहा है उसमें 70% से ज्यादा होना चाहिए मिलेट्स का इंग्रेडिएंट्स, उसको जीएसटी से एग्जम्प्ट किया जा सकता है। तो ये एक मिलेट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम सरकार की तरफ से आ सकता है। तीसरा जो बड़ा फैसला है वो है जो पर्सनल गारंटी या फिर बैंक गारंटी होती है उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आ सकता है। इसमें अभी तक दिक्कत ये हो रही है कि कंपनियों को जीएसटी विभाग की तरफ से नोटिस जा रहे हैं कि आपने कॉर्पोरेट गारंटी अगर अपने किसी सब्सिडरी या रिलेटेड पार्टी को दिया है तो वहां आपने जीएसटी पे नहीं किया। तो इसको लेकर क्लैरिफिकेशन ये आएगा कि कॉर्पोरेट गारंटी जितने की होगी उसका 1% या एक्चुअल कंसिडरेशन जो भी ज्यादा होगा उस पर 18% आपको जीएसटी देना होगा। रही बात पर्सनल गारंटी जो कि प्रमोटर या डायरेक्टर देते हैं उस पर उसको जीएसटी से एग्जम्प्ट किया जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। तो जो अभी कॉर्पोरेट गारंटी दी जाती है, जो एक प्रचलन है, जो एक कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को या किसी तरह से देती है, वो एक सर्विस मानते हुए जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उस पर जो एक्चुअल कंसिडरेशन है या फिर 1% टोटल अमाउंट का उस पर 18% जीएसटी चार्ज करेगी। तो ये एक मेजर क्लैरिफिकेशन
क्लैरिफिकेशन इसमें कॉर्पोरेट गारंटी को लेकर आ सकती है। इसके अलावा कई सारे और भी क्लैरिफिकेशन आ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि LIC को बिहार ने 290 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा हुआ है और इंश्योरेंस प्रीमियम में जो कई सारे कंपोनेंट होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं, जैसे जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन होता है वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन कंपनियों ने पूरा का पूरा उस पर GST चार्ज किया। इसलिए सरकार ने कहा कि आप इस GST वापस कीजिए जितना आपने एक्स्ट्रा लिया। तो इस तरह की चीजें क्लैरिफिकेशन इस बार GST काउंसिल की बैठक से आने की उम्मीद है। ओके, शुक्रिया आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और ये खबर विस्तार से समझाने के लिए। और अब इस वक्त हमारे साथ श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से और जुड़ चुके हैं। लिकर स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे इस वक्त पूरा स्पेस ट्रेड करता है, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले काम करते हैं श्रीकांत को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कार्यक्रम में। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में इनफैक्ट जो आज एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद सेकंड हाफ में मार्केट नीचे आ सकता है, तो वो तो नहीं हो रहा है। मार्केट इनफैक्ट स्ट्रांग होते जा रहा है और कई सारे रियल एस्टेट कंपनीज में मोमेंटम बनते जा रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल से हुडको में एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 9180 92 के करीब ट्रेड कर रहा है। बेस्ट पार्ट इज दिस कि इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है और अगर आपने देखा होगा कि जितने भी PSUs थे, यानी इस टाइप की जो कंपनीज थी कि जिनकी जो मार्केट्स कैप की जो साइज थी वो कम थी, उन सभी स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है और ये स्टॉक अभी भी अपने हाई से ऑलमोस्ट 10-12 रुपए पीछे है। मुझे लगता है द वे देयर इज मोमेंटम इन रियल एस्टेट एंड इंफ्रा कंपनीज, आई थिंक मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अपने 102 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। तो करंट लेवल से बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बेस्ड ऑन प्राइस पैटर्न, हुडको को लॉन्ग किया जा सकता है 91-92 में। टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 98 से लेकर 102 के और स्टॉप लॉस रहेंगे यहाँ पे 89 रुपीज के। ये आपकी कॉल होगी 92 पे हुडको पर। चलिए, अब एक स्पेस जिसको लेकर मैं बार बार आई थिंक इस वक्त बातचीत कर भी रहा हूँ और मैं जब अपनी स्क्रीन पे मुड़ के देखता हूँ तो यही स्पेस डिलीवर करा। लीजिए, 542 से बात DLF पे हुई थी, अब इट्स नाउ 546 ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 546.5 हो गया फ्यूचर्स। अनुज, एक आई थिंक पशु पेश थी आज से 10 दिन पहले जब क्रूड काफी, अगर आप देखें, चल चुका था, 95 पे आ गया था कि पता नहीं इस बार इस पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जब फाइनली अब रेट सेंसिटिव्स के अगेंस्ट ये पॉलिसी नहीं खड़ी है तो ये फाइनली अगर आप देखें अपनी रेंज से रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या ये अगला मतलब 1-2 महीने कैपिटलाइज कर सकते हैं रियल एस्टेट ऐसी? तो रियल एस्टेट पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं, आपको याद होगा, हमने रियल एस्टेट अवार्ड्स के अगले दिन भी ये डिस्कस किया था और मैं तो हैरान हूँ कि रियल एस्टेट इतना चला नहीं है जितना रियल एस्टेट एक स्पेस जहाँ पर आप प्रॉपर्टी प्राइसेस देखिए। आप मुंबई में, दिल्ली में तो आप रहते हैं, गुड़गांव की मार्केट में तो इस समय आग लगी हुई है, लिटरली आग लगी हुई है मतलब। और अगर आप मुंबई की भी प्रॉपर्टी मार्केट देख लें, बैंगलोर की देख लें, कहीं की प्रॉपर्टी मार्केट देख लें, सब में इतना शानदार मोमेंटम आया हुआ है, लेकिन अभी भी इन स्टॉक्स को समहाउ वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। रेरा के आने के बाद भी DLF आज की डेट में भी अपने 2000 आई थिंक 6 या 7 के हाई से भी नीचे है मेरे ख्याल से। आज की डेट में भी पूरे रियल एस्टेट का मार्केट कैप अकेला DLF का मार्केट कैप इससे ज़्यादा हुआ करता था उस समय जब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये सेक्टर अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है और इस सेक्टर में मुझे लग रहा है अभी भी आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। ये बस ये एक लेगेसी इशू है, लोगों को नहीं भरोसा बिल्डर्स पर, नहीं वो आता इसमें मतलब मूव, लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से अब थोड़ा चेंज हो रहा है। ये रेरा के आने के बाद से काफ़ी चेंज हुआ है। अब इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, FIIs वो भी इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में। और अगर आप देखिए, रियल एस्टेट हाई टिकट होती है, हर कोई रियल एस्टेट नहीं ले सकता, स्पेशली मुंबई की रियल एस्टेट तो आज की डेट में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब हम जैसे लोग तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप एक तरीका है उसको प्ले करने का बाय रियल एस्टेट स्टॉक्स, और मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूस री रेटिंग जो है ना चलती रहेगी रियल एस्टेट स्टॉक्स की अगले 1 साल। आप देखिए पिछले 1 साल में स्लोली श्योरली कंटिन्यूस री रेटिंग हुई है रियल एस्टेट की, मेरे ख्याल से वो कंटिन्यू करेगी वीरू। एक सेक्टर है जो एक तरीके से सेकुलर बुल मार्केट में रहा है पिछले 1 साल में। अच्छा राजेश सतपुते जी, सॉरी अग्रवाल साहब, अभी आपने अनुज को भी सुना रियल एस्टेट पर, आपका रियल एस्टेट पर व्यू क्या है? मतलब अगर आपको 2 स्टॉक्स पकड़ने हो, रियल एस्टेट सूडो रियलिटी या फिर रियल एस्टेट एंसिलरी, इस पॉलिसी के बाद आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहां पर है इस वक्त?
देखिए, जैसे अनुज जी भी अभी बता रहे थे ना कि बॉम्बे हो चाहे कोई दूसरा शहर हो, हर जगह रियल एस्टेट के भाव में आग लगी हुई है और बहुत तेजी से बढ़त देखी जा रही है। रजिस्ट्रेशंस में खास करके जो न्यू फ्लैट रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, उसके आंकड़े जो आए हैं महीने दर महीने के, वहाँ कैलकाटा के तो वाकई में बहुत आश्चर्यजनक रूप से हमने देखा कि जंप आया। बॉम्बे में भी आया ही होगा खैर। तो इन सब चीजों के मद्देनजर रियल एस्टेट में एक अच्छा उछाल बना हुआ है। वहां पर अगर सीधे सीधे किसी को रियल एस्टेट में ध्यान लगाना हो तो मैं समझता हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा डेवलपर्स, शोभा, ये 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जहां ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन हमने कई बार आपके चैनल के द्वारा भी कहा है कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक ऐसी कंपनी है जिसकी सब्सिडियरी बिरला एस्टेट्स रियल एस्टेट में बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। न केवल मुंबई में बल्कि बैंगलोर वगैरह में भी उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि हाथों हाथ लिए गए, पूरे सोल्ड आउट है। और मुझे लगता है कि वहाँ वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। न केवल आपको उसमें रियल एस्टेट का तड़का मिलता है बल्कि बावजूद उसके टेक्सटाइल और पेपर भी मिलते हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल पे ध्यान देना चाहिए। दूसरे, जैसे आप स्यूडो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे सेरामिक के कंपनीज हैं या एस्ट्रल पाइप्स है, वो हमें अच्छा लग रहा है। तो ये इस समय एस्ट्रल्स, सेरामिक कंपनीज, ये कुछ कंपनियां हैं जो जिनका ट्रेंड आपको अच्छा लग रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2023 में डीएलएफ का रेवेन्यू करीब करीब 4000 करोड़ और ईपीएस करीब करीब 9 रुपये वीरू, ठीक है ना। और अगर आप इसको कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल जैसे जो अगर आप एकदम सबसे पुराने उसमें चले जाएं, जो जिसका डेटा मेरे पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल, चलिए मैं वो डेटा निकालता हूँ, लेकिन जो पॉइंट मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 2008 में डीएलएफ का भाव होता था 1200 रुपये। वहाँ से लेके अब तक डीएलएफ की अर्निंग्स देखिए और वहाँ से लेके अब तक का स्टॉक प्राइस देखिए। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और एक एक करके ट्रेड लेंगे। सबसे पहले प्रशांत जी आपसे सस्ता ऑप्शन ट्रेड लूँगा, बताइए क्या ट्रेड होगी। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। राजेश जी आपके पास आ रहा था सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। कोई बात नहीं। अनुज जी देखिए, नज़र है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडोवेल्स जो फ्यूचर में है, इस पे इसका कॉल ऑप्शन हमें बाय करना है। 1020 का कॉल ऑप्शन, यानी आप कह सकते हैं कि एट द मनी, लिटिल इन द मनी। ये 1020 का कॉल ऑप्शन करीबन 28 रुपए पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 22। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 44 का। सो इट्स अ बाय इन यूनाइटेड स्पिरिट्स 1020 कॉल ऑप्शन। श्रीकांत चौहान के पास चलते हैं अब एक बार एफएनओ सुपरस्टार के लिए। श्रीकांत जी बताइए। बिल्कुल, तो जो स्टॉक हम अभी डिस्कस कर रहे थे डीएलएफ, मुझे लगता है यही एक स्टॉक है कि जिसे अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं या मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो काफी बड़े ब्रेकआउट के साथ ये स्टॉक चल रहा है और 2010 के लेवल्स को क्रॉस करना इटसेल्फ शोज की पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर कंपनी में काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और आज सबसे बढ़िया बात यह है कि जो 10-15 दिन का जो साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था अनुज, उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन को आज इसने काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है और पूरे सेक्टर में तेजी बनी है। तो करंट लेवल से डीएलएफ को लॉन्ग किया जा सकता है अराउंड 545, 546। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे एट 534 क्योंकि स्टॉक उतना वॉलेटाइल है, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं तकरीबन 560 से लेकर 565 के। तो करंट लेवल से डीएलएफ को लॉन्ग किया जा सकता है। जी, इसी कार्यक्रम में मेरे ख्याल से चौथी पांचवी बार इस वक्त डीएलएफ डिस्कस हो रहा है। खैर अब चलते हैं कि ट्रेड के लिए चार्ट का चमत्कार कविता जी के सौजन्य से आएगा। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? यस, तो इसी सेक्टर से कर रही हूँ, लेकिन दोबारा वो नहीं, मैं बात कर रही हूँ लोधा की। लोधा के चार्ट्स बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है। अगर आप देखें डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस है और रीगेन करते हुए दिख रहा है ये काउंटर अपने 10-20 डेमा को भी। मुझे लगता है अपसाइड पोटेंशियल 795 इमीडिएट टारगेट होगा। 1 या 2 दिन रखें तो मुझे लगता है 805 तक के लेवल्स इस काउंटर पर आते हुए दिख सकते हैं। Until counter 760 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन है for the price target of 795-825 लोधा पर एक बाय ट्रेड इनिशिएटिव्स। ओके, लोधा डेवलपर्स यहाँ पे आपकी मैक्रोटेक पे एक बाय कॉल है, इट्स 77770। राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मिड कैप के हिसाब से हम लिंक लिमिटेड के साथ जाना चाहेंगे। ये कलम वगैरह बनाने वाली कंपनी है जिन्होंने
बहुत शानदार नतीजे दिए। FY23 में अगर आप देखेंगे पूरे साल में 37% के आसपास रेवेन्यू में जंप आया था, लेकिन बॉटम लाइन 4.6 टाइम्स हो गई थी और पहली तिमाही में भी 7 करोड़ की बॉटम लाइन आई है 4 करोड़ के सामने। डेट है पूरा चुका दिया इन्होंने, अब जीरो डेट कंपनी है एक तरीका से। केनिया में इन्होंने एक्विजिशन किया है अफ्रीकन मार्केट पे अपने पैर पसारने के लिए, और एक मॉरिस जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है उसके साथ अपनी एक जेवी करी है सब्सिडियरी के द्वारा, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये स्टॉक को 900 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, लिंक पर खरीदारी करिए 900 रुपए के टारगेट के साथ। तो चारों के चारों ट्रेड आपके लिए रिकैप करता हूँ एक बार। राजेश सतपुते ने यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज लिकर कंपनियों के लिए अच्छा दिन है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का एक ऑप्शन लिया यहाँ पर 1040 की कॉल 19 रुपये पर, 34 रुपये के टारगेट, और कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, स्टॉप लॉस थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। श्रीकांत चौहान ने DLF यहाँ पर एक फ्यूचर्स पर एक बेट लिया है FNO सुपरस्टार में, 560 के टारगेट, 534 के स्टॉप लॉस। उसके बाद कविता जैन ने मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा यहाँ पर एक बाय कॉल दिया 795 और 805 के टारगेट, 760 के स्टॉप लॉस के साथ। और राजेश अग्रवाल जी की पसंद है लिंक, 900 रुपीज़ के टारगेट, 801 का है ये स्टॉप लॉस यहाँ पर इस समय आपको लगाना है। मार्केट है डेज हाई और बजाज फाइनेंस ने लीड किया फिर से इस समय 4% ऊपर। चलिए, बात हुई है बजाज फाइनेंस की, तो पॉलिसी को रिविजिट करते हैं। रिजर्व बैंक ने पॉलिसी के साथ एक और चीज़ कही कि बैंक्स और NBFCs को पर्सनल लोन की ग्रोथ को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पर्सनल लोन के कुछ कंपोनेंट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है जिसकी निगरानी ज़रूरी है। तो सुमित के पास चलते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि ये जो चिंता है ये एक्चुअली वाजिब है और लोग कर्ज लेकर जमकर खर्च कर रहे हैं। हर महीने क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है। अनसिक्योर्ड लोन से क्यों इतना डरना चाहिए, डेटा के साथ सुमित बता रहे हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। तो पहले RBI गवर्नर का एक इंपॉर्टेंट बयान भी था अनुज, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इन नंबर से आने पहले एक बारी वो बयान सुन लेते हैं और बयान सुनने के बाद हम इस पर आए तो ज्यादा बेटर तस्वीर आपको खींचते हुए दिखाई पड़ेगी। तो पहले वो बयान सुनिए। Certain components of personal loans are, however, recording very high growth. These are being closely monitored by the Reserve Bank for any signs of incipient stress. Banks and NBFCs would be well advised to strengthen their internal surveillance mechanisms, address the buildup of risks, if any, and institute suitable safeguards in their own interest. The Reserve Bank is closely monitoring the evolving situation and will act proactively to maintain financial stability. तो आप RBI गवर्नर को सुन रहे थे और उन्होंने बात मेंशन की कि कुछ कंपोनेंट जो हैं पर्सनल लोन के, उनमें एक बड़ी ग्रोथ या बड़ी तेजी आती हुई दिखाई पड़ रही है। थोड़ा कंसर्न माना जा रहा है। कंसर्न क्या है समझ लीजिए। बैंकिंग सिस्टम में वैसे तो सब कुछ मजबूती है, सब सिचुएशन थोड़ी बेटर साइड पे दिखाई पड़ रही है, लेकिन पर्सनल लोन की जो ग्रोथ है उसके अंदर एक बड़ा इजाफा हुआ है, और वो पर्सनल लोन की ग्रोथ का जो इजाफा है वो कितना बड़ा कंसर्न है वो अब आप देखेंगे। दरअसल सिस्टम में अनसिक्योर्ड लोन जो है वो अगस्त 2022 में करीब 36 लाख करोड़ थे और अगस्त 2023 तक आते आते 48 लाख करोड़ हो गए, यानी कि 31% के आसपास का इजाफा अनसिक्योर्ड लोन में हुआ। या अनसिक्योर्ड लोन क्या है, इन पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी तरह की एक ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी क्रेडिट कार्ड के नंबर्स के अंदर भी, वहां पर भी बड़ा जंप आया है। क्रेडिट कार्ड जुलाई 2023 में 1,45,000 करोड़ के आसपास इस्तेमाल होते थे, अब 1,48,000 करोड़ रुपए के आसपास के खर्च हो रहे हैं। यानी क्रेडिट कार्ड की जो यूसेज है वो कहीं ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। इसका इंपैक्ट या इंप्लीकेशन कैसे रहेगी? दरअसल बैंकिंग सिस्टम में कुल एडवांसेस का 1/3 हिस्सा, यानी 30% से ज्यादा, 33% के आसपास का हिस्सा जो है वो रिटेल लोन में है। रिटेल लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन का ही एक बड़ा वर्जन जो है रिटेल के पास जाता है, तो उस रिटेल लोन के अंदर आता है। इस रिटेल लोन की वजह से कैसे फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ा है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में, वो आंकड़े भी आएंगे। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन पे जो लोगों का भरोसा है वो कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक समय पर करीब 13.8% के आसपास की रिटेल लोन ग्रोथ थी, जो अब 24.8% के आसपास हो गई है। ये मार्च 21 से लेकर 23 का आंकड़ा है, यानी कि कोविड के बाद से ग्रोथ इस तरह की देखने को मिली है 2 से 3 सालों के अंदर।
खास तौर से ये रिटेल लोन ग्रोथ में। अब रिटेल लोन ग्रोथ में क्योंकि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड आंकड़ों को देखा जाए तो अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ जो कि 22% से बढ़ के 26% की तरफ जा रही है, सिक्योर्ड लोन 77% से घट के 74% आ रही है। ये भी कोविड की ड्यूरेशन का हिस्सा है, यानी कि सिक्योर्ड लोन पे लोग जो है आंकड़ा जो घट रहा है, अनसिक्योर्ड का यूसेज बढ़ता जा रहा है। अनसिक्योर्ड होता क्या है ये भी समझ लीजिए। अनसिक्योर्ड होता है यानी कि पर्सनल लोन, यानी कि क्रेडिट कार्ड लोन, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग या फिर स्टूडेंट एजुकेशन लोन। इन सब लोन्स के अंदर आपके पीछे मॉर्गेज कम होते हैं या नहीं होते हैं और इन पे ब्याज ज्यादा होता है। ये अनसिक्योर्ड का हिस्सा है, इसीलिए इनमें एक्सपोजर होना अभी तो कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है आरबीआई के लिए, लेकिन अगर एक्सपोजर बढ़ता गया और कहीं कोई यहाँ पे दिक्कतें आनी शुरू हुई तो ये एक बड़ा ट्रबल गोइंग फॉरवर्ड बैंक्स के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक और आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे आएगा, यह है रिटेल लोन बुक का कुल बुक का जो हिस्सा है रिटेल लोन का, वो आपके सामने। एचडीएफसी बैंक, इसको इसलिए भी एक्सेप्शन दे सकते हैं क्योंकि इसमें एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ है, तो यहाँ पे जो हाउसिंग लोन है या बाकी लोन है उनके विलय की वजह से इतनी बड़ी बुक आपको दिखाई पड़ रही है। एसबीआई 35%, ऑब्वियसली देश का सबसे बड़ा बैंक है तो उसके 35% के आसपास का रिटेल लोन है। आईसीआईसीआई बैंक 22-22.5% के आसपास का रिटेल लोन इनकी कुल लोन बुक का हिस्सा है। एक्सिस बैंक 20%, कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 10%। ऑन एन एवरेज जो भी मैंने मेंशन किया कि टोटल रिटेल लोन जो है वो 30% होते हैं और ये एवरेज से कुछ थोड़े से नीचे और एवरेज से कुछ आसपास जो बैंक्स हैं उनके नाम आपको मेंशन किए गए। तो अभी ये कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, लेकिन आरबीआई ने इसके ऊपर एक कॉशियस स्टांस रखने की बातचीत जरूर कही है और क्यों कही है वो आपके सामने आकर रखे गए हैं। सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। और पर्सनल लोन, देखिए क्रेडिट कार्ड लोन तभी लीजिए अगर आप उसको पे कर सकते हैं और वो भी जैसे ही बिल आए तभी की तभी, और मिनिमम नहीं पूरा बिल पे कर सकते हैं तभी क्रेडिट कार्ड लीजिए, वरना क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड अगर आप लेके उसको स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन अगर नहीं तो वो आपके लिए नहीं है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ेंगे। जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के CIO नवीन कुलकर्णी। नवीन जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आरबीआई पॉलिसी पर आपका क्या व्यू रहा और जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, और एनबीएफसीज में एक बड़ी रैली इस समय, क्या व्यू बन रहा है आपका? जहां तक फाइनेंशियल्स का सवाल है वहां पे व्यू में तो कोई चेंज है नहीं, क्योंकि थीम तो ब्रॉडली वही चल रहा है। जो बैलेंस शीट क्वालिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड इम्प्रूव किया जा रहा है। रिटर्न रेशियोज पहले बैंक्स के तो ऑफ कोर्स इम्प्रूव हो चुके थे और एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस में भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे री रेटिंग की संभावना बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल बीएफएसआई का जो थीम है वो बरकरार है और मुझे लगता है कि आगे चल के भी जो बीएफएसआई सेक्टर है वो अच्छा करेगा। और उसमें भी जो पॉकेट्स है जैसे पीएसयू बैंक्स हो गए, माइक्रो फाइनेंस हो गए, कुछ चुने हुए एनबीएफसीज हो गए, ये सब मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिटर्न यहाँ से भी डिलीवर कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, आपका व्यू इस बात को लेकर क्या है? मतलब अभी आपके आने से पहले, कुछ देर पहले, आप यकीन मानिए, हम आरबीआई द्वारा और गवर्नर साहब द्वारा जो कंसर्न अनसिक्योर्ड लोन और उनकी तीव्रता को लेकर जताया गया है, ये इसको लेकर आप कितने चिंतित हैं? बैंक के पॉसिबली अगर आप देखें एनपीएस पर अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स पे अगर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है, ये दुविधा क्या है आपके ऊपर और आपको नजर आ रही है? आपका व्यू इस पर? जहाँ तक अनसिक्योर्ड लोन का सवाल है, अगर हम देखेंगे तो जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर है जो इस स्पेस में ऑपरेट करता है, जहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का लोन है, दैट इज बजाज फाइनेंस। उन्होंने अपना रिस्क काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और बैंक्स में भी अगर हम देखेंगे रिटेल लोन्स में कोई बहुत मेजर एनपीए का साइकिल की संभावना अभी तो नहीं दिख रही है। सो ओवरऑल इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जहां तक रिटेल लोन्स का सवाल है वो स्मॉल टिकट साइज होते हैं, इसके अलावा नंबर ऑफ लोन्स काफी ज्यादा होते हैं। तो अनलेस एंड अंटिल मैक्रो इकोनॉमी में बहुत मेजर चैलेंज नहीं आता है, तब तक यहाँ पे ऐसा मेजर एनपीए आने की आशंका अभी तो कम लग रही है। आगे जाके फ्यूचर में चैलेंजेस आ सकते हैं,
बट लेकिन नेक्स्ट 1 ईयर में तो मुझे ये स्पेस में बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिख रहा है। ओके, दैट्स फाइन। आई मीन ठीक है, ये बात आपका, ये पॉइंट टेकन। अभी फॉर द टाइमिंग आप इसको एक बहुत सरदर्दी नहीं मानते हैं। अच्छा, एक चीज और नवीन जी, मतलब इस पॉलिसी के बाद जो चीज एक्सपेंड हुई है बहुत स्ट्रांगली, वो है रियल एस्टेट। प्राइसेस स्ट्रांग, डिमांड स्ट्रांग, स्पेशली अगर आप देखें तो दोनों ही वर्टिकल्स अच्छा कर रहे हैं। आपका कमर्शियल और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। आज स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं, डिमांड स्ट्रांग, और जब रेट्स भी फ्लैट है तो ऐसे में इन स्टॉक्स का भी और चलना, डोमिनेट करना अगले 2-3 महीने में पॉसिबल लग रहा है आपको? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर का सवाल है, अगर हम देखेंगे लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो रियल एस्टेट और द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। इसके अलावा ऑन द ग्राउंड भी प्राइसेस काफी फर्म है। अगर आप एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक देखेंगे कि कोई भी अगर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो कितनी जल्दी सेल आउट हो जाता है, तो अराउंड 50 to 60% बुकिंग पहले के लिस्ट से अराउंड इन कपल ऑफ मंथ्स हो जाती है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइसिंग स्ट्रांग है, डिमांड स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन भी मतलब जो लिस्टेड प्लेयर्स है उनका काफी स्ट्रांग रहा है। तो ये रियल एस्टेट का साइकिल मुझे तो जहां तक लग रहा है कि नेक्स्ट 1 से 2 साल तक स्ट्रांग रहेगा, और शायद उसके आगे भी ये साइकिल काफी स्ट्रांग रह सकता है। तो मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब 2 से 3 साल का साइकिल भी बन सकता है। तो उसके वजह से तो ये सेक्टर यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने की क्षमता रखता है। ओके। नवीन, पीएसयू बैंकों पर अब इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक बड़ी रैली देखी हमने पीएसयू बैंकों में पिछले 2-3 महीनों में। जैसे हमने ये डिस्कशन का स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैं बता रहा था कि प्राइमरली जो थीम है वो है बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की है और रिटर्न रेशियोज बहुत स्ट्रांग है। सो पीएसयू बैंक्स में भी इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंटली दिखा है, रिटर्न रेशियोज इम्प्रूव हो गए हैं, आरओए 1% एंड अबव भी कोई बैंक कुछ बैंकों का पहुंच गया है। तो उस हिसाब से एंड वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। सो अगर आप ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे कि जो प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स का जो मोड होता है वो लायबिलिटी की साइड की तरफ होता है, जहाँ पे फी बेस्ड इनकम और ये सब एवेन्यूज उनके काफी स्ट्रांग होते हैं। जबकि पीएसयू बैंक्स जो है इनका ब्रांच नेटवर्क एंड डिपॉजिट टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। तो ये थीम में अभी पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 से 12 महीने में इनका जो अपटिक है वो बरकरार रहेगा। लोन गिविंग कैपेसिटी इनकी वैसे तो ठीक है एंड डिपॉजिट टेकिंग कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी है। देयर आर सम एरियाज जहाँ पे मिसिंग है, जैसे डिजिटल और फी बेस्ड इनकम में पीएसयू बैंक्स का बहुत स्ट्रांग होल्ड नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ठीक दिखेगा एंड यहाँ से भी स्टॉक रिटर्न्स मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में काफी डिसेंट रहेंगे। ओके, एक बार जरा आप लेकर आइए टीसीएस वापस, और देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर। और याद होगा आपको, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे इसको। इसका जरा डे चार्ट लेकर आइए। ये देखिए अब डे हाई पर एक मार्केट अब एक एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा है कि बायबैक आ सकता है या नहीं आ सकता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टॉक यहाँ पर। नवीन, लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका इस समय? क्योंकि 2 क्वार्टर के नंबर्स खराब रहे हैं, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म आईटी ने किया है। तो देखिए, अगर मार्केट में आप ओवरऑल देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में आईटी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया था, तो उस हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन का कंफर्ट आईटी सेक्टर में था, तो थोड़ा पुल बैक आया हुआ है। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा कॉशियस रहूंगा आईटी सेक्टर पे, स्पेशली ये क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा और व्यू बनाया जा सकता है, क्योंकि जो Q2 होता है वो आईटी सेक्टर के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो एक्सपेक्टेशंस बन रहे हैं वो बहुत ग्रेट नहीं है। 1-2 कंपनीज है जहाँ पे मतलब शायद आउट परफॉर्म कर जाए, कोफोर्ज हो जाए, परसिस्टेंट हो जाए, जहाँ पे मतलब कुछ उनके जो ट्रेंड्स है काफी स्ट्रांग है, तो वो शायद आउट परफॉर्म कर जाए। बट ओवरऑल लार्ज कैप स्पेस में अभी कोई बहुत ग्रेट अपटिक आता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। लेकिन ऑफ कोर्स रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री एंड कोई सरप्राइज एलिमेंट दिखे
तो यहाँ पे मतलब स्कोप बन सकता है पोजीशन बनाने का। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारा पोजीशन तो अंडरवेट ही है आईटी में। बहुत ही सेलेक्ट स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है, बट ओवरऑल पोजीशन स्टिल अंडरवेट है। ओके अच्छा, आपका एफएमसीजी पर व्यू क्या है? अभी जो गोदरेज सीपी ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, मैरिको ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, जो वॉल्यूम्स ग्रोथ में मिड सिंगल डिजिट में जिस ग्रोथ के अनुमान की वो बात जता रहे हैं इस Q2 में, अभी सारे स्टॉक्स प्रेशर में है। एक एचयूएल में थोड़ा बहुत स्विंग है, आईटीसी ठंडा पड़ा हुआ है। एफएमसीजी में आप लोगों का इस वक्त व्यू क्या है? क्या पिक कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं आप? एफएमसीजी का जहां तक सवाल है, आईटीसी तो ऑफ कोर्स यहाँ से भी आईटीसी में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। स्टॉक काफी चला हुआ था, तो थोड़ा बहुत ओवर ओनरशिप एंड कूलिंग ऑफ पीरियड तो हर स्टॉक में आता है। बट आईटीसी के अर्निंग्स मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ पे भी ये क्वार्टर भी अच्छी होगी। नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए आईटीसी के अर्निंग्स में तो मुझे कोई चैलेंज नहीं दिखता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में जितना एक्सपेक्टेशन था कि इंप्रूवमेंट आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एंड अपटेक, वो अभी तक नहीं आया हुआ है। Q2 ऑफ कोर्स थोड़ा सा मिक्स्ड क्वार्टर रहा है, जहाँ पे मॉनसून कुछ जगह पे अच्छा, कुछ जगह पे ज्यादा तेज, कुछ जगह पे खराब, तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। रूरल ऑफ कोर्स बहुत ग्रेट नहीं कर रहा है, तो वहां पे भी इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम है। ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में ये लेवल पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा कॉशियसली एंड स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में पैसे बनने की संभावना ज्यादा है रादर देन ओवरऑल एफएमसीजी में ओवरवेट पोजीशन लेने का, के हिसाब से अगर देखेंगे तो। अच्छा, एक पॉसिबली आपसे प्रश्न और पूछूंगा, जिन स्पेसेस को मैं कवर नहीं कर पाया आपकी कन्विक्शन लिस्ट में जो हो, नवीन जी, या फिर एक स्पेस और डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, इस चेन में अगर कोई आप लोगों का पसंदीदा स्टॉक हो या फिर इस स्पेस पे आपका व्यू? हेल्थ केयर का जो स्पेस है वो काफी एक्साइटिंग स्पेस रहा है। डायग्नोस्टिक की अगर मैं बात करूंगा तो डायग्नोस्टिक थोड़ा ओवरक्राउडेड स्पेस हो जाता है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ चुकी है, तो वहाँ पे अर्निंग्स थोड़े कंपाउंडिंग ना रहे। लेकिन हेल्थ केयर जो स्पेस है विच इज हॉस्पिटल्स, वहां पे मुझे लगता है कि यहाँ से भी कंसिस्टेंट अर्निंग्स कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब लीडिंग टॉप प्लेयर अपोलो से लेके छोटे कंपनीज लाइक कोई मेडिकल, बट ओवरऑल मैं बात करूंगा तो ये स्पेस एक कंपाउंडिंग ग्रोथ स्टोरी है। यहाँ पे इंटरेस्ट नॉट जस्ट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशंस बट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का भी काफी ज्यादा है, और नेक्स्ट ये 5 साल में एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, और यहाँ पे कंपाउंडिंग रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है हमारी खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक का। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से 2 स्टॉक्स आज लीडर? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले टाइटन की बात करते हैं, और कल्याण ज्वेलर्स की हमने क्वार्टरली अपडेट देखी, जिसके बाद स्टॉक में 10% ऊपर का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। और टाइटन की भी बात करें तो काफी सारे एचएनआईज और डोमेस्टिक फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 4% का एडिशन हुआ है आज लॉन्ग्स की तरफ। और अगर हम बात करें तो जो डोमेस्टिक सेल्स की जो अपडेट है सेकेंड क्वार्टर की, वो टाइटन किसी भी वक्त दे सकता है, जहां आउटलुक भी अच्छा हो सकता है और अपडेट भी अच्छी हो सकती है। तो इस उम्मीद से कि शायद क्वार्टरली अपडेट अच्छी हो, बहुत सारी बीटीएसटी की यहाँ ट्रेड्स आपको लास्ट के आधे घंटे में दिखाई पड़ रही हैं, और डीलर्स को लगता है कि इस स्टॉक में 40 से 50 रुपए की अपसाइड हो सकती है। इसके अलावा आरबीएल बैंक और मिड कैप बैंक्स में काफी सारी एचएनआई एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है 255 से लेकर 260 तक के लेवल्स आरबीएल बैंक में आने चाहिए, और मार्केट में बज़ भी है कंपनी के बड़ फंड रेजिंग का और एक प्रेफरेंशियल इशू का। तो कहीं ना कहीं इस रूमर के चलते भी काफी सारा एक्शन आपको आरबीएल बैंक में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब एक काम करते हैं, फिर पीटीएसटी कॉल्स लेते हैं फटाफट। गाबा सर, बताइए बाय या सेल? बाय, और डेफिनेटली फार्मा और ऑरोबिंदो फार्मा 900 के। ओके, आई थिंक गाबा सर का वीडियो फ्रीज हो गया। गाबा सर, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। कविता जी, आपकी बीटीएसटी ट्रेड?
ओके, आज लगता है सभी फ्रोजन है। कविता जी? नहीं, कविता जी का भी ऑडियो वीडियो नहीं चल रहा है यहाँ पर इस समय। ओके, चलिए गाबा सर के पास वापस ट्राई करते हैं एक बार। गाबा सर, आप अगर सुन पा रहे सुनाई दे हैं रहा है तो। आपको? हाँ, मेरे को सुन रहा है, मैं बताइए। कोशिश करता हूँ। हाँ, औरोबिंदो फार्मा 900 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होना चाहिए 890, टारगेट 920 टू 930। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, शायद इंटरनेट की दिक्कत है। ओके, 890 टू 920 तक के टारगेट्स यहाँ पर बन रहे हैं औरोबिंदो फार्मा में। कविता जी, आपकी ट्रेड? चलिए वीरू, आई थिंक बाकी ट्रेड्स लें फिर। जय मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड रहेगा एवी कैपिटल का। यहाँ पर आई थिंक खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। आज रिवर्सल का साइन देखने को मिला, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। तो एवी कैपिटल के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 182.50 के प्राइस चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 179.90 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 187 की टारगेट सेट करिए। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल, जिसका जिक्र हुआ था 2 बजे इस स्टॉक का, और अब मानस पिक करते हुए 181.70 पे स्ट्रॉन्ग स्टैट्स इसके। कविता जी, अब आप मेरे को सुन पा रही हैं तो बताइए आपका ट्रेड क्या है? मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ और मैंने म्यूट नहीं किया था। तो 773 के लेवल्स पर कैनफिन होम्स है एज ऑफ नाउ। यहाँ मुझे लग रहा है फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं प्राइस एक्शन। 780, 785 की प्राइस टारगेट्स के लिए एज बीटीएसटी कैनफिन होम्स पर आप बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 765 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए श्रीकांत, आप क्या कैरी करेंगे मंडे के लिए? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे गैस अथॉरिटी गेल को लॉन्ग किया जा सकता है। 124.50 यानी कि 124.50, 125 के करीब ट्रेड कर रहा है। एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनाया है और उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के बाहर जैसे ही निकलेगा, फिर लगता है कि स्टॉक 130, 135 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से गेल को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 121 रुपए का। ओके, और राजेश जी, आपका ट्रेड बीटीएसटी? कि मेरी नज़र टाइटन पे है। इनफैक्ट सुबह भी मैंने टाइटन दिया था। एक टारगेट था उसका 3280, वो अचीव हुआ। 3300 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल था, या कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस था, वो भी सरपास हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसका जो इसमें एक बड़ा मूव है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं टाइटन में, एक बड़ी कैंडल आनी चाहिए। तो इस लिहाज से इसका टारगेट सेट करे करीबन 3380, 3400। सो टाइटन इज अ बाय। जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 3300 का। ओके, श्रीकांत, सॉरी, समित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पे जेएमआर काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में रिसेंटली अच्छा प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्शन रिसेंटली कंप्लीट किया हुआ है। एक रिट्रेसमेंट के बाद ये स्टॉक आज घुमा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ, जहाँ पे मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रही है मूव को। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए ऐप कैंडिडेट हो सकता है। 64 हाफ के इसके टारगेट्स होने चाहिए और जो स्टॉप लॉस लेवल होगा वो 60.2 का होगा। ओके, चलिए ट्रेड सारी पूरी हुई और मार्केट देखिए अब अगेन वही इशू कि 20 डेमा, सारा मामला वही है, पेंच वहीं फंसा हुआ है कि वहाँ पर पोजीशन आपको कैरी करनी है या नहीं करनी है। सारा का सारा मामला वहीं पर जाके अटक रहा है। कुछ ही देर में अपनी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी भी दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं और उस पर फिर एक व्यू ले लेते हैं। क्लियरली आज की पॉकेट और आज की स्टॉक्स टू वॉच में बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बजाज फाइनेंस ने आज अपना लाइफ टाइम हाई लगाया। फिनसर्व में वो अभी भी करीब 10% दूर है बजाज फिनसर्व में। तो गाबा सर, अभी क्या फिनसर्व का टाइम लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में शायद आउट परफॉर्म करे फाइनेंस को? दोनों टेंडम में चलते हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व तो बहुत बढ़िया है, वो तो 1725, 1800 तक जा सकता है। मैटर ऑफ टाइम। जो सेटअप है हायर टाइम फ्रेम का, उससे लगता है जो रिसेंट हाई है ना, करीब 1700 के आसपास, लगता है वो पार कर ही लेगा इस बार। एब्सोल्युटली, जो सेटअप के हिसाब से एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, वो तो पार कर ही लेगा, फिर जाएगा, कैचअप करेगा। लेकिन यस, दे बोथ आर इन टेंडम। ये बजाज फिनसर्व का लगभग आप समझ लीजिए 7-8
साल का चार्ट है। ये देखकर मुझे ऐसी फील आ रही है, अगर आप देहरादून से खड़े होकर जब पहाड़ देखना शुरू करें ना, तो वहाँ से लेकर पूरा नेपाल के एंड तक आपको ठीक ऐसे दिखाई देगा। ठीक ऐसे एक के बाद एक ऊंची जो पर्वतमाला आती है वो ठीक ऐसी लगती है बजाज फिनसर्व में। तो अभी एक डिफरेंशियल जो है वर्सेस बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में वो एक नजर आ रहा है। अनुज उसको कैच करने की कोशिश करते हुए हम एक डिसेंट क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। स्क्रैच मतलब सिंक नहीं हुए अनुज, ये बड़ी बात है। हालांकि 20 डे में अभी भी एक पेच है। अब क्लोजिंग रिमार्क्स पे बात करते हैं थोड़ी सी, उसके बाद डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखेंगे। ये एक अच्छा क्लोज है बट चैलेंजिंग क्लोज है, मतलब चैलेंज अगले हफ्ते फिर रहेगा 20 डे में आपके मुताबिक? ओके बिल्कुल। मैं एक्चुअली सोच रहा था एक बार जरा ग्राफिक्स बन जाए तो उसके वेट कर रहा था मैं, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। नहीं कोई नहीं, काम करते हैं वीरू, बस एक दो स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, उसके बाद आप हमारी प्रोड्यूसर साहब बना देंगे वो ग्राफिक्स, तो उसके बाद आ जाएंगे उसके ऊपर। एक दो स्टॉक स्पॉट कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। एक बार जरा TCS पर एक फ्रेश व्यू ले लेते हैं, राजेश सतपुते से ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ट्रेड उनके साथ ही पकड़ी थी हमने। हालांकि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है यहाँ पर, लेकिन राजेश जी अब कोई एक फ्रेश ट्रेड बन रही है क्या TCS पर? ट्रेडर का काम ही यही है कि अगर प्रॉफिट बुक कर भी लिया तो भी अगर री एंट्री मिल रही है तो वाई नॉट। अनुज जी देखिए, TCS का मैं वही देख रहा था, चेक कर रहा था कि कौन सा कॉल ऑप्शन हम कर सकते हैं। यस गॉट इट। अनुज जी देखिए, TCS का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको वीकली स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट है। इट्स ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑन ए वीकली चार्ट, तो दैट शोज कि यहाँ पे बड़ी रैली आनी चाहिए। ये बात सही है कि पिछले 3 दिन से ये चल रहा है, तो अभी इसे ट्रेड कैसे करें? मेरे हिसाब से ATM कॉल ऑप्शन 3600 का कॉल ऑप्शन लेके जाइए, 100 रुपए के आसपास फिलहाल आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस होगा 70 का, और इसे आप रन करें। मुझे लगता है 150-160 का मंडे ट्यूसडे में इसका टारगेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे TCS में स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन ये मोमेंट ऐसे होते हैं कि थोड़े डिप मिलते हैं तो ज्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ओके, TCS पर आपका व्यू यहाँ पे। चलिए अभी काम करते हैं खिलाड़ी नंबर 1। ये हमारा वीकली गेम शो जो सुबह आप देखते हैं, और उसमें 3 खिलाड़ी होते हैं। अमोल अथावले थे इस बार, नीरव छेड़ा और प्रशांत सावंत, जिन्होंने इस गेम शो को खेला। माफ कीजिएगा। और अगर आप रिटर्न्स के लिहाज से देखें, इस हफ्ते जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट करने में सक्षम रहे वो थे नीरव। अमोल 5.5, नीरव लगभग 10.5 और प्रशांत लगभग 7.5% की। तो यानी आंकड़ों के लिहाज से गेम शो जीता नीरव छेड़ा जी ने। आइए देखते हैं उनकी जो कॉल्स थी उसमें शामिल क्या क्या था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मिड कैप PSU बैंक्स में शामिल था, बाकी PCBL, वेरॉक इंजीनियरिंग, पेटीएम और साथ ही साथ BPCL इन्होंने प्ले किया। स्विंग अच्छे मिले, 4%, 3%, 3%, 1% का। नीरव सबसे पहले शुक्रिया इस गेम शो को खेलने के लिए। आप 4 दिन प्रेजेंट रहे, अच्छा स्विंग जनरेट किया आपने मात्र 4 सेशंस में। आपकी अप्रोच थी मिड कैप्स पे कैपिटलाइज करने की। अगर आपको यही गेम शो अगले हफ्ते खेलने को दिया जाए तो क्या आप किस चीज पे फोकस करेंगे? लार्ज कैप पे, मिड कैप में? स्टॉक सिलेक्शन कैसा होगा आपका? थैंक यू। देखिए, ये हफ्ता एक अट्रिशनल हफ्ता रहा, जहां मिड कैप ने स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया, मगर बाय वेडनेसडे थर्सडे अच्छा खासा वहां पे लॉस भी दिखाया। तो फोकस फिर लार्ज कैप में करना पड़ा, और आज के दिन में वापस मिड कैप चला है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें वीकली ब्रेकआउट्स आए हैं। आज बहुत अच्छी वीकली क्लोजिंग हो रही है। सो आई विल से कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नेक्स्ट वीक भी थोड़ा मिड कैप वाइज अच्छा रहना चाहिए, और मैं उन स्टॉक्स पे फोकस करूंगा जिसमें अच्छे ब्रेकआउट आए हैं ऑन अ वीकली बेसिस और अ मंथली बेसिस, जिनमें अच्छा मूवमेंट नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है। तो फॉर दैट मैटर पेटीएम, NLC इंडिया, PCBL, ये सब में बहुत बढ़िया आज क्लोजिंग आ रही है, जो कि एक बढ़िया साइन है। नीरव बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको देखने के बाद मैंने सबसे पहले देखा जिलेट इंडिया। जिलेट इंडिया क्यों 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, 6222 पे, पोस्ट मार्च 2020 हाईएस्ट क्लस्टर पे है। मतलब मेरे जहन में जो तस्वीर थी, सडनली जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो वो तब्दील नजर आई। नहीं थी दाढ़ी, और जिलेट इंडिया था 52 वीक हाई पर। खैर बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड। अनुज अब आते हैं रणनीति पर। क्या अप्रोच, मान लीजिए मैं कैरी कर रहा हूँ यहाँ से लॉन्ग, और इस कन्विक्शन में कि शायद 20 डे में निकल जाए, और सुबह का जो व्यू था जिसके मुताबिक 20 डे पर जाके चैलेंज जाएगा वो सही रहा, मतलब क्या ये 20 डे में अगले हफ्ते भी चैलेंज प्रेजेंट करेगा, व्यू करेगा? बिल्कुल वीरू, और खैर हम तो जिलेट का मेरे ख्याल से रेवेन्यू रोज ही बढ़ाते हैं,
तो हमारा तो काम ही यही है, क्योंकि हम तो वो रख नहीं सकते ना स्टेबल, रखना चाहें तो भी। देखिए वीरू, मेरा क्लोजिंग व्यू दे रहा हूँ अब मैं। 3 दिन से हमने एक लॉन्ग ट्रेड कैरी किया है। आज मैं कहूँगा कि आप उस लॉन्ग ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लें, और उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। एक चांस ये भी है कि मंडे मॉर्निंग को आपको गैप अप मिले और ये जो 20 डे है सीधा गैप अप के साथ निकल जाए, है उसकी प्रोबेबिलिटी है। और वो रिस्क मैं जानता हूँ कि अगर आप अभी स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो ये मंडे को अगर गैप अप मिल गया तो आपको लगेगा कि यार मेरा तो वो गैप अप रह गया, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, पिछले 2 दिन में हमको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है क्रूड के गिरने का। अब वीकेंड पे कोई भी रिस्क आ जाए, मान लीजिए क्रूड वापस $5-6 बढ़ जाए, तो ये हमको नहीं पता कि वीकेंड पे क्या होगा। और 20 डे अभी भी एक हर्डल है। मैक्सिमम क्या होगा, एक गैप अप मिलेगा अगर मंडे को गैप अप के साथ 20 डे क्रॉस हुआ ना, तो गैप अप के बाद भी आप ले सकते हैं उसके बाद, क्योंकि फिर वो एक नए मूव की शुरुआत होगी। अभी इस समय ट्रेड को ओपन छोड़ना एक तरीके का गैम्बल होगा, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो गैम्बल ना लिया जाए। एक अच्छी खासी आपने, मेरे ख्याल से इस ट्रेड में आपको 250-300 पॉइंट मिले हैं इस लॉन्ग ट्रेड में, उसको लीजिए, एंजॉय करिए, वीकेंड एंजॉय करिए। ये मार्केट भागा कहीं नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि मंडे को सीधा 200 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो इवन अगर 50-60 पॉइंट का, 100 पॉइंट का गैप अप हो भी गया, मान लीजिए अगर हो गया, वैसे मेरा बेस केस नहीं है, अगर हो भी गया तो भी उसको हम फिर वापस एक फ्रेश अप्रोच में ले सकते हैं। लेकिन आज की क्लोजिंग अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्लोजिंग अच्छी है। बस ये है कि 20 डेमा जो है वो अभी भी ऑफिशियली हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए, ये रेजिस्टेंस है अभी भी, और ये फॉलिंग 20 डेमा है, तो मंडे मॉर्निंग को ये लेवल थोड़ा और नीचे होगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लें, मंडे को फ्रेश भी लेंगे। जी हाँ, तो अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट और वीकेंड करिए एंजॉय। और एक बार देखते हैं कि बाकी आंकड़े क्या कहते हैं, यानी लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से ये सेशन कैसा रहा। आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो आंकड़े, और निफ्टी करीब 19,643 कुछ क्षणों के लिए 20 डेमा के ऊपर गए थे, लेकिन क्लोज वहां नहीं आया। लॉन्ग 113, दैट्स गुड। आपकी स्क्रीन पे ये स्टैट्स अच्छे हैं। शॉर्ट कवरिंग 36 पे, शॉर्ट 32 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग 4 में मात्र। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहां पे आए। B2 ने आज अपना कहीं ना कहीं असर दिखाया। बजाज फिनसर्व लगभग 5.5-6%, L&T फाइनेंस, आज रियल स्टेट के NBFC की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी आज के गेनर्स में। लुक एट DLF मेरे ख्याल से 2008 के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होता हुआ। हेल्थ केयर स्पेस में स्विंग थे। मेट्रोपोलिस 3% ऊपर, HDFC AMC इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, डेनवर्स फार्मा स्पेस में 2.5% ऊपर, PFC और मिड कैप IT में फाइनेंशियल में शॉर्ट कवरिंग थी। उन्होंने स्विंग जनरेट किया। अगली स्लाइड आएगी यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप की। वोडाफोन आइडिया, डालमिया भारत, इंडस टावर्स, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और मैरिको में आज, मैरिको में कल से ही अगर आप देखें जब से उन्होंने अपने क्वार्टरली अपडेट शेयर किया है, थोड़ी अनवाइंडिंग है, शॉर्टिंग है। लॉन्ग अनवाइंडिंग PNB में, PSU बैंकिंग बास्केट पे, HDFC बैंक और गोदरेज कंज्यूमर अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद, कोफोज और BHL कुछ काउंटर्स जहां पर आज थोड़ी ठंडक रही। एक बैंक जो क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, एंड दैट्स आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक। एक बार लेके आइए, बस इस पर एक व्यू ले लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 1743, आज भी सुबह भी बात कर रहा था कि अभी तक ये अपने 10 डेमा को नहीं क्रॉस कर पाया, लेकिन एटलीस्ट टच किया इसने एक बार फिर से इसको 26 सितंबर के बाद। मानस, आपका बहुत संक्षेप में कोटक पे कोई व्यू? देखिए पॉजिटिव है, कोशिश कर रहा है स्टॉक बॉटम बनाने की। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 1729 के नीचे लगाना है, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 1750 के ऊपर रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक, ये काउंटर आज थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता हो, लेकिन अनुज, HDFC बैंक 2 दिन में अच्छा पुलबैक आया, बट 1532 पे भी अभी भी 10 डेमा के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तो अभी कहना मुश्किल है क्या कि नहीं? अभी मुश्किल है वीरू, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये ना इसमें बात आधे 1% के मुंह से बनेगी नहीं। इसमें एक दिन चाहिए, जैसे आज बजाज फाइनेंस जैसा मूव आया ना, एक दिन ऐसा मूव मेरे को चाहिए HDFC बैंक में। उस दिन मैं कहूँगा कि आज HDFC बैंक ने बस अब बना दिया, अब जो भी करना था, क्योंकि इसमें होगा यही, जिस दिन एक बड़ा FI डिसाइड करेगा ना कि ये बस अब बहुत हो गया, अब HDFC बैंक लेने का टाइम आ गया, उस दिन फिर ये आधे 1% का मूव नहीं दिखाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए आप, HDFC बैंक में ध्यान रखिए डिलीवरी वॉल्यूम्स का, प्राइस पैटर्न और डिलीवरी वॉल्यूम्स का। 3-4 दिन तक अगर स्टॉक डे हाई पर बंद हो रहा हो और 3-4 दिन तक अगर डिलीवरी वॉल्यूम 1000 करोड़ के ऊपर हो, NSE पे आपको लाइव डिलीवरी वॉल्यूम मिलता है आजकल, तो 1000 करोड़ के ऊपर की डिलीवरी हो रही हो और स्टॉक डे हाई पर बंद हो रहा हो,
तब समझ जाइए कि स्टॉक का बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिन में भी वो हुआ है ऐसा, लेकिन आज क्योंकि डील ऊपर बंद हो गया, इसके लिए मंडे ट्यूसडे को एक बार फिर देखेंगे इसमें वो बाइंग आ रही है या नहीं आ रही है। और वो जो हमारी 200 वीक मूविंग एवरेज वाली बात है, वो लेवल भी ध्यान में रखिए, वो करीब 1450-1440 के आसपास है। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक जाएगा ही जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर अगर गया तो वहाँ रुक जाएगा, लेकिन बिटवीन यहाँ से लेके 1440-50 तक में जो एक SIP करने की मैं एक बात कह रहा था, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा जो भी करिएगा, लेकिन जो मैं कह रहा था कि एक SIP करिए यहाँ से लेके, अगर स्टॉक आपको 1450-60 तक मिलता है उस पर मैं अभी भी कायम हूँ, और उसके बाद 1 साल तक छोड़ दीजिए उसको, और फिर 1 साल या 2 साल के बाद देखिए वही जो आपका काश वाला फैक्टर बजाज फाइनेंस में है वही इसमें भी काम करेगा। HDFC बैंक 1533 पे हल्का सा रिट्रेस हुआ जो ओपनिंग मार्क था उससे, और एक दो काउंटर और देख लीजिए जहां पर आज स्ट्रेंथ थी। मेट्रोपोलिस, जैसे कि मैं कह रहा था कि आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ मेट्रोपोलिस नेक्स्ट वीक पॉसिबली जब हम आके बात करना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से डायग्नोस्टिक स्पेस की कैटेगरी में इस स्टॉक को जरूर मार्क करेंगे। अ क्लोज अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, काफी समय स्पेंड करता हुआ 200 डे के ऊपर। HDFC AMC का क्लोज याद रखिएगा, मैं वहां पे मेरे आई थिंक जहन में नहीं आया, बट नवंबर 21 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लोस्टर पे आके क्लोज होने की कोशिश करता हुआ, और एक टायर स्पेस में जो स्टॉक काफी दिनों से परेशान था, मतलब दिक्कत में था, अनवाइंडिंग प्रेशर था वहां पे, शॉर्टिंग प्रेशर था। आज जो अभी इनफैक्ट प्रकाश सर ने या राजेश जी ने टिप्पणी करी भी थी इस पे, अपोलो टायर्स अ क्लोज अबाउट 382.15 पे क्लोज आता हुआ, और ये क्लोज 20 डेमा के ऊपर ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद पहली बार पड़ रहा है, और जो गोल्ड प्राइसेस में आई थिंक जो नरमी आई है उसका पूरा एक इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट टाइटन में पड़ता हुआ, और 33-24 के स्तर पे याद रखिएगा टाइटन जब आज इस प्राइस पे क्लोज होगा तो ये इसके करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज होगा पोस्ट 18 सितंबर 2023। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए, और अच्छा एक स्टॉक और देख लीजिए, मेरे ख्याल से बस इसको मार्क कर देता हूं, दैट्स वेस्ट लाइफ 960, ये भी एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। वीकेंड का फैक्टर आपकी स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है। चलिए अब इस क्लोज को देखने के लिए चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, लेकिन उससे पहले वीकेंड का क्या प्लान है आपका? अभी कुछ नहीं अनुज, तय नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ गदर आज देखूं, निपटाऊं। OTT पे मेरे ख्याल से आज गदर आ चुकी है। आज देखी नहीं आपने अब तक हॉल में? मैं बता रहा हूँ अनुज, पिछले 4-5 हफ्ते इतने मशरूफ रहे हैं, सिनेमा हॉल छोड़िए कहीं भी नहीं जा पाया मैं, कहीं भी नहीं जा पाया। वैसे अभी भी लगी हुई होगी किसी हॉल पे, तो आज अगर हो सके तो हॉल पे ही देखिएगा, वैसे अभी भी लगी हुई। चलिए एक काम करते हैं, हमारे पैनल को एक बार सॉरी, हाँ राजेश जी बताइए। राजेश जी अनम्यूट तो करिए। ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ है आज, तो कुछ गड़बड़ है आज, कुछ कंफ्यूजन है। चलिए एक काम करते हैं, पैनल को एक बार थैंक यू बोलते हैं। राजेश अग्रवाल जी और राजेश सतपुते जी, आप दोनों को, कविता जी, गाबा सर, श्रीकांत, मानस जी, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वीकेंड एंजॉय करिए और मंडे को फिर मिलेंगे। और अब वॉल पर चलते हैं और इस क्लोजिंग को समझते हैं। फिर उसके बाद निफ्टी देखिए 19650 पर अच्छी क्लोज, लेकिन 20 डेमा को नहीं क्रॉस कर पाए, और एक अभी भी वो रह जाएगा एक मामला वहाँ पर क्रॉस करने का। बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने। IT इंडेक्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, आज भी TCS में अच्छे मूव्स थे और करीब 0.6%। मिड कैप इंडेक्स आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ, और स्मॉल कैप इंडेक्स और देख लेते हैं, और वहाँ पर भी मेरे ख्याल से आज तेज़ी थी। और उसके अलावा आप देखिए करीब 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन स्ट्रॉन्ग था, 1900 बढ़ने वाले स्टॉक्स, करीब 1000 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस देख लेते हैं और उसके बाद निफ्टी गेनर्स और लूजर्स पर आएंगे। निफ्टी PSU बैंक फ्लैट है, बाकी लेकर आते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ अच्छी रैली रही आज। NBFCs में अच्छे मूव्स थे 0.7%, FMCG तेज़ी में 0.4% मेरे ख्याल से। उसके अलावा ऑटो इंडेक्स भी हल्की तेज़ी में 0.5%। आज रियल एस्टेट में अच्छी तेज़ी थी, रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 3% चलकर बंद हुआ, तो ये आज का मेरे ख्याल से इंडेक्स ऑफ द डे। निफ्टी फार्मा में भी ठीक ठाक तेज़ी थी, करीब 3/4% ये इंडेक्स ऊपर। उसके अलावा कैपिटल गुड्स यहाँ पर फ्लैट कारोबार, और ऑयल एंड गैस ये भी फ्लैट ही था, हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ। चलिए अब निफ्टी गेनर्स लेकर आते हैं, और
अगेन जैसा हमने सुबह डिस्कस किया था, 3-3 करके दिखाते हैं आपको। आज के टॉप 2 स्टॉक्स थे B2, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। फिनसर्व में 5.5% की रैली, फाइनेंस में 4% की रैली। टाइटन जहां पर डीलर्स की तरफ से BTST कॉल आई थी, करीब 3% के गेंस टाइटन में। इंडसइंड बैंक 2.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर में रैली, और ITC एक और स्टॉक जहां पर आपको आज अच्छी रैली देखने को मिली, करीब 1.5% की रैली। कुछ लूजर्स देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 1% नीचे। कोल इंडिया यहाँ पर हल्की सी गिरावट रही, और उसके अलावा ONGC यहाँ पर हल्की सी गिरावट रही आज की ट्रेड में। चलिए एक काम करते हैं, फिर सीधा सौदा की टीम भी दिखा देते हैं आपको, और उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। अगर वो टीम्स हैं तो दोनों की दोनों। पहले आशीष की टीम देखते हैं। वीनस पाइप्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी, बजाज फाइनेंस, जुपिटर लाइफ्स और KPI ग्रीन, ये रहे तेज़ी वाले सौदे यहाँ पर। और नीरज की टीम में PNB गिल्ड्स में अच्छे मूव्स रहे, उसके अलावा स्पाइसजेट, इंटरग्लोब एविएशन और मनापुरम, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स। वीरू, वीकेंड एंजॉय करिए, मंडे को मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर होगी मुलाकात सोमवार की सुबह पे पूरे पैनल के साथ। अनुज, मैं, आशीष, नीरज जी और हर्षता मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल लेके। तब तक के लिए